तो कल अपन ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टार्ट कर ली थी, है ना। तो पहले ये बताओ होता क्या है ट्रांसपोर्टेशन, वो बता दिया था मैंने कि सर अगर कोई गोदाम है, कोई अपने पास से अगर शॉप्स मान लो, दुकानें हैं, या फिर अपन कहें कि भाई कोई भी स्टोर है, तो वहाँ पे हमें सामान भेजना हो तो मिनिमम लागत आनी चाहिए, अपनी कॉस्ट मिनिमम आए, इस तरीके से अपन को सामान को बेचना है। लेकिन यहाँ पे अपन स्वतंत्र रहते हैं कि किसी भी गोदाम से किसी भी स्टोर पे सामान आप बेच सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि सर इसमें जो अपने पास इस परिवहन समस्या को जब अपन किस में चेंज करते हैं, एलपीपी में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे फिर प्रतिबंधों की संख्या कितनी आ जाती है अपने पास, m+n-1 आ जाती है। ये भी हमने देख लिया था। तो यहाँ आधारित चरों की संख्या है वो कितनी हो जाती है, m+n-1 हो जाती है। ये बात कर ली थी अपन ने। और फिर मैंने कहा था कि इसमें जब अपन नियतन करते हैं, चाहे आप वोगेल मेथड ले लो, चाहे अपने पास न्यूनतम मैट्रिक्स मेथड ले लो, चाहे अपने पास उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम ले लो, तो ये जितने भी मेथड हैं इसमें जब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ में इष्टतम हल नहीं मिलता है। कौन सा हल मिलता है, सुसंगत हल मिलता है। तो फिर यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई यहाँ अपभ्रष्ट हल कब आएगा और अनअपभ्रष्ट हल कब आएगा। तो जितने अपने पास यहाँ पे आधारित चर हैं उतने ही अगर नियतन हुए हैं तो इसका मतलब अनपभ्रष्ट आएगा, और अगर मान लो नियतन कम हुए उनसे तो वहाँ पे क्या आ जाती है, अपभ्रष्टता आ जाती है। ये मैंने लिखवाया नहीं था, शायद नहीं लिखवाया था ना, तो पहले अपन वोगल कर लेते हैं, उसके बाद में ये लिखवा दूंगा। तो ये हाँ, एम तो वो एम और एन तो वेरिएबल है ना, जितने अब आप देख लो कितने गोदाम ले रहे हो और कितने स्टोर ले रहे हो, अब वो सेम होने जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन में ये उसमें होता था नियतन समस्या में कि जितने कार्य होंगे उतने ही आपके पास व्यक्ति होने चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है, आपके गोदाम कम हो सकते हैं, स्टोर ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या ध्यान रखना था कि जितनी डिमांड है और जितनी सप्लाई है ये बराबर होनी चाहिए, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई बराबर होनी चाहिए, वरना फिर ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये संतुलित नहीं रहती है, असंतुलित हो जाती है, ठीक है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन को आपको हल करना है तो उसके लिए आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है, यानी आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसमें आधारित चर कितने होते हैं ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और इसमें अपभ्रष्टता कब आती है, अनपभ्रष्टता कब आएगी, ये भी मैं लिखवाऊंगा, आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात सुन में, फिर मैंने बताया था कि उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम कैसे हल करते हैं वो अपन ने देख लिया था, ठीक है। और उसमें न्यूनतम मैट्रिक्स है वो कैसे हल करते हैं वो भी हमने देख लिया था। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो वोगल मेथड, वोगल मेथड है। हाँ, वेरिएबल एक ही नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। ऑब्वियस ही बात है, जितनी डिमांड है और जितनी सप्लाई है दोनों सारी बराबर हो जानी चाहिए, तभी तो हो गया ना संतुलित। कि जितनी मांग थी उतनी अपने जितनी डिमांड थी उतनी अपने सप्लाई थी, तो वो कर दी अपन ने तो बराबर हो गई वो, तभी तो वो संतुलन बना ना, ठीक है। ठीक है, अब मैंने जो क्वेश्चन लिखाया था ना वो बताओ आप, क्वेश्चन लिखवाया था मैंने। एक सेकेंड, कितना था, 19, 30, 50 और 10, 70, 30, 40, 60, 40, 8, 70, 30, अच्छा 20, बस इतना ही था क्या। चलो तो फिर एक मिनट, ये था अपने पास, और यहाँ था W1, W2, W3, W4,
और ये फैक्ट्री थी अपने पास F1 F2 F3, है ना। तो इसके पास जो डिमांड है वो कितनी थी बताओ? 5, 8, 7 और 14, और ये कितनी थी? 7, 9, 18। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, और कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें? वोगल मेथड लगाओ। कौन सा? वोगल मेथड। तो लिख लेंगे आप वोगल मेथड, वोगल मेथड। तो देखो अपने पास मैंने आपको कहा था कि सबसे मिनिमम कॉस्ट है वो ये देता है, लेकिन उसका भी ये जरूरी नहीं है कि वो इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि इस्तेमाल चेक करने का तरीका इसमें अलग होता है, वो अपन अलग बात करेंगे। लेकिन पहले अपन सुसंगत हल पे आते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले आपको पेनल्टी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? पेनल्टी। इसमें डायरेक्ट नहीं लगता है, पहले आप इसमें पेनल्टी निकालोगे, जिसे हिंदी में कहते हैं शास्ती। क्या कहते हैं? शास्ती कहते हैं। तो पहले इसमें पेनल्टी निकालो, यानी शास्ती निकालो, और उसके बाद है वो इसमें क्या किया जाता है? नियतन किया जाता है। फिर नियतन कैसे करते हैं वो बात की बात है। तो सबसे पहले तो इसमें ये सीखा जाता है कि इसमें जो शास्ती या जो पेनल्टी है वो कैसे निकालते हैं, वो देखो आप पहले। देखो इधर ध्यान दो, पहले समझ लो, बाद में लिख लेना। तो पेनल्टी निकालने का तरीका क्या होता है कि जैसे आपके पास ये जो रो है, इस रो में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है, जो सबसे मिनिमम 2 एलिमेंट है, उनका डिफरेंस लिखना है आपको। क्या बोला मैंने? जो सबसे मिनिमम 2 एलिमेंट है उनका डिफरेंस लिखना है, और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। तो उनमें से जो मान लो जो सबसे छोटा है और उससे जस्ट बड़े वाला कौन है, उन दोनों का डिफरेंस लिख देना, और पॉजिटिव में लिखना है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर मान लो 2 बराबर है तो उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर मान लो जो सबसे छोटे दोनों बराबर आ जाए, जैसे मान लो 3 और 3 है, वो सबसे छोटी वैल्यू 3 है, उनमें कॉस्ट सबसे छोटी 3 है, तो 3 और 3 2 बार है, तो आप 3 - 3 0 करेंगे। बात समझ में आ गई? तो शास्त्री निकालने का तरीका क्या है कि सर जो अपने पास मिनिमम 2 कॉस्ट है उनका डिफरेंस हमें लिखना है, भले ही वो सेम हो चाहे भले ही वो डिफरेंट हो। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है? 10, उसके बाद मिनिमम कॉस्ट क्या है? 19, तो 19 - 10 कर देंगे, 9 आ जाएगी। तो यहाँ से जो शास्त्री है वो क्या बनेगी? यहाँ से ऐसे लिख लेंगे, सर जो शास्त्री है वो बनेगी अपने पास 9 बन जाएगी। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन है? 30, उसके बाद 40, तो 40 - 30 करेंगे, कितना आएगा? 10 लिखना है। मैंने कहा ऐसा पॉजिटिव मान लिखना है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये नहीं कि भाई आपने 30 - 40 कर दिया हो, हमेशा पॉजिटिव मान रखना है। यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन है? 8, उसके बाद 20, तो 20 में से 8 घटाओ, कितना आएगा? 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12। बात समझ में आ गई? अब सेम काम आपको किस में करना है? कॉलम के अंदर करना है। तो कॉलम के अंदर क्या होगा बताओ? कॉलम में यहाँ से क्या हो जाएगा? सर यहाँ हो जाएगा 19 है और यहाँ पे 40 है, तो कितना हो जाएगा? 21, तो यहाँ से 21 आ जाएगा। तो ये बट्टे मत लगाओ, वरना तुम लोग डिवाइड करना शुरू कर दोगे। 21, और यहाँ क्या होगा? यहाँ से 30 - 8 कितना हो जाएगा? 22, तो ये 22 हो जाएगा। और यहाँ से अपने यहाँ हो जाएगा 40 और 50 यानी 10 हो जाएगा, तो सर ये 10 हो जाएगा। और यहाँ से 10 20 यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई सेम दिक्कत? तो सबसे पहले जब भी वोगल मेथड लगाते हैं तो उसमें हमें पेनल्टी निकालनी होती है, यानी शास्ती निकालनी होती है, ठीक है। अब हमें नियतन करना है, और नियतन किससे करना है? सर पेनल्टी को देखते हुए नियतन करते हैं। इसमें किसको देखना है? पेनल्टी को देखते हुए नियतन करते हैं कि सबसे बड़ी पेनल्टी कहां है। क्या देखना है? सबसे बड़ी पेनल्टी किस रो या कॉलम के सामने है, और जिस रो या कॉलम के सामने सबसे बड़ी पेनल्टी है उसके अंदर सबसे मिनिमम कॉस्ट जो आती है उसको सबसे पहले नियतन करना है। क्या बोला मैंने? यानी सबसे बड़ी शास्ती किस रो या कॉलम के सामने लिखी हुई है, यानी पेनल्टी सबसे बड़ी किस में है? किस रो या कॉलम के सामने है, उस रो या कॉलम के अंदर आपको क्या देखना है? मिनिमम कॉस्ट जो है पहले उसका नियतन करना है। अब कई बार ऐसा होगा कि भाई सबसे बड़ी शास्ती या पेनल्टी जो है वो 2 में आ जाएगी, तो वहां पे आप कौन सा डिसाइड करेंगे? जिस रो या कॉलम में मिनिमम कॉस्ट जिनमें है वो आप पहले डिसाइड कर लेंगे। पास में आ गई? जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो कहाँ पे है? सॉरी, पेनल्टी कहाँ पे है? सर ये रही 22। तो इसका मतलब अब ये कॉलम लेना है।
अब इस कॉलम में सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 8। तो यहाँ पे नियतन करना है। तो 8 की डिमांड कितनी है? 8। और यहाँ उपलब्धता कितनी है? 18। तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा? सर यहाँ पे अगर अपन नियतन करेंगे तो इसके पास 8 मिल जाएगा। तो 8 मिलते ही ये खत्म, 8 मिलते ही ये खत्म हो जाएगा। और ये खत्म होते ही सर यहाँ से 10, 8 कम हो जाएगा तो ये 10 बच जाएगा। बताओ सहमत हो? इसका मतलब सर यहाँ पे कौन कंप्लीट हुआ? डिमांड कंप्लीट हो गई। तो डिमांड कंप्लीट होते ही इस कॉलम को आप हटा देंगे। बात समझ में आ गई? अब दोबारा फिर आपको पेनल्टी निकालनी है। बिल्कुल, लेकिन अब कॉलम की पेनल्टी दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो चेंज नहीं होगी। भाई इस कॉलम की तो अभी भी वही रहेगी, यहाँ भी वही रहने वाली है, यहाँ भी वही रहने वाली है। तो दोबारा इसको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर रो की चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर आप मान लो कॉलम डिलीट कर रहे हैं तो सर रो की चेंज होगी, और अगर आप रो डिलीट करेंगे तो कॉलम की जो शास्ति है वो पेनल्टी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से अब आप देखो सर, यहाँ से दोबारा पेनल्टी निकालो, कितनी आएगी बोलो? सर यहाँ से अब देखो 19 से 10 और 50 इनको देखना है। तो सर अभी भी इसमें 9 है। 24 कैसे आया? 9 ही आएगा ना। और इसमें देखो कितना आ रहा है? सर यहाँ 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो इसको अब आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 20, और यहाँ कितना हो जाएगा? सर यहाँ इधर 40 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब सेम काम दोबारा करना है कि इन पेनल्टियों में और इन पेनल्टियों में सबसे बड़ी पेनल्टी कहाँ पे है? तो सर ये रहा 21 है बड़ी पेनल्टी। अब इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 19 है। तो यहाँ पे इसकी डिमांड पूरी करेंगे अपन। तो यहाँ डिमांड कितनी है? 5, लेकिन उपलब्धता कितनी है? 7 है। इसका मतलब डिमांड पूरी हो गई। तो सर यहाँ ये 0 हो गया, और यहाँ कितना बच गया? 2 बच गया। कितना बच गया? 2 बच गया। इसका मतलब इस कॉलम को आप हटा देंगे। फिर से आपको वही बात है कि कॉलम की जो अपने पास है वो पेनल्टी चेंज नहीं होगी। किसकी पेनल्टी चेंज होगी? रो की। तो यहाँ से पेनल्टी अब कितनी आ जाएगी? सर यहाँ पेनल्टी, इसको हटा देंगे। अब यहाँ पेनल्टी 40, और यहाँ पेनल्टी कितनी आएगी? 20, और यहाँ पेनल्टी कितनी आएगी? 50 आ जाएगी। तो मैक्सिमम पेनल्टी कहाँ है? सर ये रही 50। तो यहाँ से अब आप इसमें देखो मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? 20। तो 20 की डिमांड पूरी करनी है। 20 की डिमांड कितनी है? 10। अच्छा 14 डिमांड है, लेकिन उपलब्धता कितनी है? 10 है। तो यहाँ से इसका मतलब ये 10 आ जाएगा इसके पास। ये कितना आ जाएगा? 10। इसका मतलब सर यहाँ से उपलब्धता खत्म हो जाएगी, लेकिन डिमांड अभी भी 4 रह जाएगी। तो अब इस रो को हटा दोगे आप, और रो हटाते ही क्या हो गया? रो हटते ही क्या हो गया? सर यहाँ पे अब इसकी जो अपने, अब ये पेनल्टी वही रहेगी, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पेनल्टी निकालनी पड़ेगी। लेकिन सर यहाँ पेनल्टी इसमें तो देखो 10 ही आ रही है। यहाँ पेनल्टी क्या आ रही है? 10 आ रही है। तो या तो ये 10 आ जाएगी, 10 ही आ रही है ना। और इधर कितनी आ रही है? 40। ये 10 ही आ रही है। इधर 50, यहाँ 50 आ रही है। और उधर अपने पास जो भी रहेगी 40 है और 20 है। 40 है और 20 है। तो इसका मतलब बड़ी कौन है? 50 वाली हो जाएगी। तो अब 50 में देखो इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन सी है? सर इसमें 10 है। तो 10 की डिमांड कितनी है? डिमांड 4 है, उपलब्धता 2 ही है। तो इसका मतलब इसको कितना मिलेगा? 2 मिल जाएगा। ये खत्म, और यहाँ से ये 2 बच जाएगा। अब सर ये रो हटा देंगे आप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप इसमें मिनिमम जो है उसको पहले कर दो, बाद में वाले को दूसरे में कर दो, बस हो गया। क्योंकि अब तो आपको पता है कि इसकी जो शास्ति है वो पेनल्टी 40 आएगी, इसकी पेनल्टी क्या आएगी? 60 आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसमें पेनल्टी देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखो तो वही बात है कि सर यहाँ तो 40 आएगी, यहाँ पे 60 आएगी, इधर करोगे तो 20 आ जाएगी। तो किधर से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से अगर इसमें मिनिमम इसको करेंगे तो क्या आएगा बोलो? तो इसको करेंगे तो कितनी डिमांड है इसकी? सर यहाँ पे उपलब्धता 7 है, सॉरी डिमांड 7 है, उपलब्धता 9 है। तो इसका मतलब यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ से 2 बचेगा, और ये 2 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सर यहाँ देखो 2 डिमांड और 2 उपलब्धता, तो ये 2 आ जाएगा। ये काम करना, ये वोगेल मेथड होता है। क्या होता है? वोगेल मेथड। तो वोगेल मेथड में आपको पेनल्टी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? पेनल्टी निकालनी होती है? बराबर क्यों हो गए बेटा? मिनिमम कॉस्ट निकाल ले। तो बराबर ही उनमें किया था। उनमें क्या करा था तूने लास्ट में? मिनिमम कॉस्ट बता कितनी आएगी? यूज अभी बताता हूं, देखो मिनिमम कॉस्ट बताओ।
मिनिमम कॉस्ट बताओ यहाँ से। 19 को कितनी असाइन की थी, यहाँ लिखा क्यों नहीं है अपन ने? 5 की थी क्या? तो लिखो इसमें। तो 5 इंटू 19 प्लस यहाँ से 8 गुणा 8 प्लस और 7 गुणा 40 प्लस 2 गुणा 10 प्लस 2 गुणा 60 प्लस 10 गुणा 20 है क्या? 10 गुणा 20। ये टोटल सम कितना आ रहा है मनोज? तो ये इसके पास कॉस्ट पड़ेगी। काउंट करो देखो कितनी आ रही है। ये 64 हो गई, ये कितनी होगी? 95 और 280 और 20 120 और 200 कितनी हो रही है टोटल? हैं? 1015 आ रहा है। ऐसे तो नहीं हो सकता यार, फिर अपन ने गलत किया कहीं न कहीं। टोटल कितना आ रहा है देखो एक बार। 1015 आ रहा है। इसका मतलब कैलकुलेशन में गलती करी है अपन ने कहीं न कहीं। इतना तो नहीं आना चाहिए है। हाँ तो उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता ना, फिर तो वो गलत सा कहाँ से हुआ? हाँ 779 आएगा, 779 आएगा। बेटा ऐसे क्या जोड़ कर रहा है? 1015। अब इसकी भी ट्यूशन दूंगे तुम्हें जोड़ने की। ये समझ में आएगा तुम लोगों के? पेनल्टी कैसे निकालनी है? कैसे निकालनी है बताओ? सबसे मिनिमम 2 कॉस्ट का अंतर। ये लिख लो, बाद में भूल जाओगे, अभी तो इसमें लिखा हुआ दिख रहा है। ये लिख लेना बगल में, यानी शास्ति बराबर, हाँ लिख लो शास्ति बराबर पंक्ति तथा स्तंभ में, पंक्ति तथा नहीं, पंक्ति या लिखो भैया। तो पंक्ति में या स्तंभ में, दोनों में एक ही रूल रहता है इसमें। पंक्ति या स्तंभ में क्या करना है? सबसे छोटी, हाँ सबसे न्यूनतम, हाँ सबसे न्यूनतम 2 कॉस्ट का अंतर, सबसे न्यूनतम 2 कॉस्ट का अंतर। मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ये कोई वैसे नोट्स नहीं है ताकि ध्यान रहे। शास्ति क्या है? रो या पंक्ति में, सॉरी रो या कॉलम में सबसे न्यूनतम 2 कॉस्ट का अंतर, ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉस्ट का अंतर। फिर बाद में क्या करते हैं इसमें? सबसे नियतन कैसे करते हैं? हाँ नियतन लिख लो इसमें। नियतन करते समय उच्चतम शास्ति वाले न्यूनतम अवयव, ऐसे लिखो सबसे पहले नियतन, ऐसे लिखो सबसे पहले नियतन उच्चतम शास्ति वाले, पेनल्टी वाले, सबसे पहले नियतन उच्चतम पेनल्टी या शास्ति वाले न्यूनतम अवयव पर करते हैं, न्यूनतम अवयव पर करते हैं। सर्वप्रथम नियतन या सबसे पहले नियतन उच्चतम शास्ति वाले, उच्चतम शास्ति वाले रो या कॉलम में सबसे उच्चतम शास्ति, क्या लिखा? अरे लैंग्वेज बताओ जल्दी से, अब ये वैसे लिखवाया नहीं जाता है। सबसे या सबसे पहले नियतन उच्चतम शास्ति वाले रो या कॉलम में न्यूनतम अवयव पर करते हैं।
अब यार एक बार में लिख लिया करो, ये भी बाद में मैं खुद भूल जाता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये नोट्स नहीं है, मैं तो लिखवा रहा हूँ ताकि बाद में तुम्हें याद रहे। अब ये कोई बुक में थोड़ी लिखा होता है जो तुम एक इसके एग्जैक्ट स्टेटमेंट ढूंढते हो। लिख लो ताकि बाद में पता चल जाए, वरना इसको बैठे बैठे निहारते रहना, बोले यार क्या किया था, ये कैसे डब्बे बनाए थे हैं। कभी इधर 10 लिख रहे हैं, कभी इधर लिख रहे हैं, और हर बार पेनल्टी चेंज होती रहेगी, लेकिन सारी नहीं होंगी, या तो रो की होगी या कॉलम की होगी। ठीक है, लिख लो। तो ये वोगल मेथड होता है जो आपको ध्यान में रखना है, इसको वोगल मेथड कहते हैं। तो देख लो, सबसे मिनिमम कॉस्ट इसी से आई ना, इसमें पहले में 1015 आया था, और दूसरे में शायद 800 कुछ आया था, 814 आया था ना, और इसमें आया देख लो 779 आ गया। इसलिए सबसे बेस्ट माना जाता है, मतलब सबसे न्यूनतम लागत यही देता है आपको, और सबसे ज्यादा देता है आपको उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम। तो वो तो वैसे ही देना है, आप खुद ही समझते हो उसमें कि भाई ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि उत्तर पश्चिम ही चलना है। हैं? बेटा लिख तो ले, तो पहले एक बता दूं सब हैं? तू गौरी शंकर बनने की कोशिश क्यों कर रहा है धीरे धीरे? कल उसको डांटा था, आज तू बन रहा है। मैंने कहा पहले थ्योरी हो जाने दो पूरी, फिर मैं सारे क्वेश्चन यही करवा दूंगा, 10 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे समस्या की, बस। जैसे नियतन के हो गए थे ना, तो ऐसे परिवहन वाला पूरा असाइनमेंट हो जाएगा 10 मिनट में। क्वेश्चन अब इसमें जो अपन इष्टतम हल निकालेंगे ना, इष्टतम हल ज्ञात करने की विधि, उससे पूछे जाएंगे आपको थ्योरेटिकल। अब ये तो वोगल मेथड से अगर मिनिमम कॉस्ट पूछे, अभी तक तो पूछी भी नहीं है कहीं, मान लो पूछ ले तो आप ध्यान रखेंगे इसमें। कहाँ पे? यहाँ? हाँ, लिख लो पहले। लिख लिया सबने? अब नोट लिखो, अगर ये लिख लिया हो तो 2 नोट लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ। लिख लो इसमें, लिखो यदि m क्रॉस n की परिवहन समस्या में, लिखें यदि m क्रॉस n की, यदि m क्रॉस n की परिवहन समस्या में, यदि m क्रॉस n की परिवहन समस्या में धनात्मक नियतनों की संख्या, धनात्मक नियतनों की संख्या, धनात्मक नियतनों की संख्या
m प्लस एन माइनस वन, m प्लस एन माइनस वन हो तो m प्लस एन माइनस वन हो तो m प्लस एन माइनस वन हो तो अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल मिलता है, हो तो अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल मिलता है। अनअपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल मिलता है, सही बात है। अरे m प्लस एन माइनस वन के बराबर नियतन हो जाएंगे तो वहां पे कौन सा हल बताया था मैंने, अनअपभ्रष्ट। लेकिन यहाँ इष्टतम नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। क्या मिलेगा, सुसंगत। तो ये पूछ लेता है कई बार एग्जाम के अंदर। और अपभ्रष्टता कब आती है, तो दूसरा नोट लिख लो इसी में। दूसरा नोट लिखें, यदि m क्रॉस n की परिवहन समस्या में, दूसरा नोट लिखें, यदि m क्रॉस n की परिवहन समस्या में, यदि m क्रॉस n की परिवहन समस्या में, यदि m क्रॉस n की परिवहन समस्या में धनात्मक नियतनों की संख्या, धनात्मक नियतन की संख्या, धनात्मक नियतन की संख्या ऐसे लिख लेंगे, लेस देन m प्लस एन माइनस वन हो तो, लेस देन m प्लस एन माइनस वन हो तो, धनात्मक नियतन की संख्या लेस देन m प्लस एन माइनस वन हो तो अपभ्रष्ट सुसंगत आधारी या अपभ्रष्ट आधारी सुसंगत हल मिलता है। अपभ्रष्ट सुसंगत आधारी हल मिलता है, कैसे भी लिख लो एक ही बात है। अपभ्रष्ट सुसंगत आधारी हल मिलता है या आधारी सुसंगत हल मिलता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये बताया था मैंने कल आपको कि जब अपने पास अनपभ्रष्टता आएगी, कब आएगी, अपभ्रष्टता कब आएगी। तो अनपभ्रष्टता कब आती है, जैसे हमने जितने ये जो तीनों क्वेश्चन किए हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन किया है, तो इसमें हमेशा कौन से हल आ रहा है आपके पास, अनपभ्रष्ट आ रहा है। अब अनपभ्रष्ट सुसंगत हल आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपभ्रष्ट कब आ जाएगा, जब उसमें जो धनात्मक नियतनों की संख्या है वो m प्लस एन माइनस वन से कम हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा नहीं बेटा, इससे कम हो जाए, ये लेस देन का साइन होता है ना, हाँ, तब इसमें क्या आ जाती है, अपभ्रष्टता आ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो लिख लिए होंगे सबने, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट लिखिए आप इसमें। अब चलो एक एग्जाम्पल लिखो इसमें एक और, हाँ बताओ, लिख लिया सबने, ये एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखें और सॉल्व करो इसको, और इसको आप वोगल मेथड से करेंगे, ध्यान रखना। 8 7 और इसमें कॉस्ट है अपने 3, फिर है अपने पास 3 8 और यहाँ पे 9 और 11 3 5 और ये मान लो अपने पास x y z और ये a b c दे रखे हैं अपन। तो इसमें आपको सुसंगत हल निकालना है और मेथड आपको लगाना है कौन सा, वोगल मेथड लगाना है। अच्छा वो नहीं लिखी क्या, लिखो इसमें 50 80 80, जो डिमांड है वो कितनी है, 50 80 और 80 है, और जो उपलब्धता है वो 60 70 80 है, 60 70 और 80। तो इसको वोगल मेथड से सॉल्व करना है आपको, करें सभी। कौन सा मेथड लगाना है, वोगल मेथड। लगाएं, करो देखे जल्दी से, पेनल्टी निकालो।
क्या निकालनी है? पेनल्टी। क्या सेम आ गई? तो मिनिमम कॉस्ट देख लो कौन से में आ रही है, उस पर कर दो। सेम कौन से में आ गई है? 3 जगह सेम कैसे आ गई? 3 जगह सेम कहाँ आ रही है बेटा? 5 ही तो आ रही है, 2 जगह ही तो आ रही है। 3 कहाँ आ रही है? अच्छा, एक इसमें पहले वाले में भी आ रही है। ठीक है ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट किस में है देख लो। अब मिनिमम कॉस्ट अगर बराबर है तो फिर कोई सा भी ले सकते हो। हाँ, कोई सा भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इधर ध्यान दो। तो यहाँ पे पेनल्टी क्या आ रही है? हाँ भाई, इधर पेनल्टी कितनी आ रही है? 7 में से 3 गए, कितनी आ रही है? 4 आ रही है ना। 5 कहाँ आ गई? इसमें कितनी आ रही है? 5 आ रही है। इसमें कितनी आ रही है? 5, यानी कि 2 आ रही है। सबसे मिनिमम 2 देखने हैं ना, सबसे मिनिमम 2 देखने हैं, इतने के टेंशन में आ रहे हो। और 8 में से 3 यानी यहाँ भी 5, और यहाँ पे अपने पास 7 में से 3 यानी 4, और यहाँ 5 में से 3 यानी 2। तो बेटा 2 में ही तो आ रही है बराबर। तो अब इधर से लोगे तो भी मिनिमम कॉस्ट 3 आ रही है, और इसको लोगे तब भी मिनिमम 3 ही आ रही है। तो कोई सा भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से डिमांड कितनी है? 50, और उपलब्धता कितनी है? 70। तो यहाँ से इसको पूर्ति कर दो पहले, तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे डिमांड पूरी हो गई, तो इसको हटा दो। तो कॉलम हटाए, इसका मतलब पेनल्टी किसकी चेंज होगी? रो की। तो यहाँ से एक साथ नहीं हट सकते बेटा, नहीं हट सकते। एक बार एक ही नियतन होगा ना, एक साथ 2 नियतन नहीं कर सकते आप। ऐसे नहीं है कि बोल सर 2 गाड़ी ले आएंगे माल तो एक जगह ही पहुंचाओगे। अब ये थोड़ी है बोल नहीं सर मेरे पास तो 2 गाड़ी है। हाँ, तो किधर से भी कर लो 3 ही आएगा। हाँ करो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास? 50 आ गया। अब इसका मतलब यहाँ से देखो पेनल्टी कितनी आएगी। अब इधर पेनल्टी अब कितनी होगी? इसको हटा दो। यहाँ से हो गई फिर से 4, और यहाँ 1 हो गई, और यहाँ 2 हो गई। तो अब देखो यहाँ पे 4 में 4 भी 2 जगह आ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो देखो इधर कॉस्ट है वो मिनिमम कितनी आ रही है? इसमें भी 3 आ रही है, इधर भी 3 आ रही है। तो बताओ कौन सी हटानी है? नीचे वाला हटा लो, ये लो। तो यहाँ से कॉस्ट कितनी है? डिमांड कितनी है? 80, और रिक्वायरमेंट कितनी है? तो सर ये तो पूरा हो गया, ये लो 80 आ गया। अब चले जाएंगे। तो ये इसलिए गए ना डिमांड, और वो पूरी हो गई, फिर तो जा ही सकते हैं। ऐसे थोड़ी काट देंगे अपनी मर्जी से। रूल वही लगाना है बेटा, काउंट। ध्यान बस ये रखना है कि हमारे पास डिमांड पूरी हो रही है, और अगर सप्लाई पूरी होगी तो वो रो भी जाएगा, कॉलम भी जाएगा, वरना ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, और बताओ। अब इसमें तो ये बचा, तो इसमें पहले 3 की कर दो, तो पेनल्टी निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो सर यहाँ पे देखो इसमें 60 आ जाएगी। 60 आते ही ये कंप्लीट है। ऐसे कैसे कर दिया है? अच्छा, ये काटा नहीं था क्या अपन ने? हाँ, तभी मैं सोचूं कि बच कैसे गया, क्योंकि यहाँ 50 दे दिया था, तो यहाँ पे काटना तो पड़ेगा ना इसको। तो 20 काट दो। तो सर यहाँ से इसको 60 दे दोगे तो यहाँ भी 20 बच जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? अब आप ये देखो, इसमें m + n - 1 का मान कितना है? सर m + n - 1, तो यहाँ पे अपने पास आधारी चर कितने होंगे? सर यहाँ पे 3 और 3 6, तो 3 + 3 - 1 कितने होने चाहिए? 5। और यहाँ पे अपने पास नियतन कितने आ रहे हैं?
1 2 3 4, तो नियतनों की संख्या आधारी चरों से कम आ गई, m प्लस n माइनस 1 से कम हो गई। इसका मतलब सर यहाँ पे क्या आ गई, अपभ्रष्टता आ गई। क्या आ गई, अपभ्रष्टता आ गई। तो इस केस में जो आपको सुसंगत हल मिलेगा वो अपभ्रष्ट सुसंगत हल मिलेगा आपको। ठीक है, अपभ्रष्ट सुसंगत आधारी हल मिलेगा। ठीक है, ऐसे पता चलता है। अब ये अपभ्रष्टता हटाते कैसे, इसका क्या रूल रहता है, इधर ध्यान दो। इसमें भाई अपभ्रष्टता आती है तो अपभ्रष्टता अपन हटा सकते हैं, तो वो कैसे हटाते हैं, उसका क्या रूल होता है कि अब ये जो अपने पास जो जहां नियतन नहीं हुआ है, सुन लो इधर, अपभ्रष्टता हटाने का क्या नियम होता है इसमें कि सर जहां पे नियतन नहीं हुआ है, तो कहां नहीं हुआ नियतन, सर एक तो यहां नहीं हुआ, एक यहां नहीं हुआ, और एक यहां पे नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ। तो इन 5 जगह पर नियतन नहीं हुआ है। तो इनमें से सबसे जो मिनिमम कॉस्ट है, जहां नियतन नहीं हुआ है उनमें जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है उस पे आप डेल्टा असाइन कर दो, तो उससे वो अपभ्रष्टता हट जाती है। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ऐसी क्वांटिटी लेते हैं जो जीरो पे टेंड करती है लेकिन जीरो होती नहीं है। किससे नियतन किया जाता है, डेल्टा से नियतन करते हैं। जो डेल्टा है वो क्या होता है, बहुत छोटी क्वांटिटी होती है जो जीरो पे टेंड करती है। बात समझ में आ गई, तो फिर आप उसकी अपभ्रष्टता हटा सकते हैं, ये इसका रूल होता है। बात समझ में आई। तो यहां से सबसे मिनिमम कौन है, 5 है, तो यहाँ पे सर इसमें अपन है ना वो डेल्टा असाइन कर देते हैं। और ये जो डेल्टा होता है वो क्या रहता है, हमेशा ये जीरो की ओर टेंड करता है। किसकी ओर, जीरो की ओर टेंड। ये अपभ्रष्टता हटाने के लिए यूज लिया जाता है। किसके लिए, अपभ्रष्टता हटाने के लिए। क्योंकि अब नियतन कितने हो गए इसमें, 6 हो गए, 5 हो गए। हाँ हाँ सेम होती है। किसकी, दोबारा दोबारा, नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, नियतन तो इससे निकालेंगे ना, यहाँ से कितने हुए हैं, आधारित चर इससे निकालेंगे। तो ये नियतनों की संख्या नहीं होती है, ये बराबर एक केस में होती है जब आपके पास अनपभ्रष्टता आती है। जब अनपभ्रष्टता आती है तब बराबर होती है, वरना नियतन तो इसमें कम हो रहे हैं ना। देखो आप, अब अपभ्रष्टता हटानी है तो आपको एक नियतन बढ़ाना पड़ेगा। तो नियतन बढ़ाने का क्या तरीका होता है कि आप यहाँ पे कोई डेल्टा साइन कर दो, और जो डेल्टा ऐसी मिनिमम क्वांटिटी होती है जो जीरो पे टेंड करती है, लेकिन जीरो नहीं लेते हैं अपन इसको। तो वैसे देखा जाए तो ये जीरो नियतन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जीरो नियतन हो जाता है, तभी तो अपभ्रष्टता आती है। अपभ्रष्टता कब आती है, जब जीरो नियतन हो रहा हो, मतलब आधारी चर शून्य आ रहा हो। ये तो याद है ना, ये भूल गए। अपभ्रष्टता कब आती है, जब एक आधारी चर शून्य हो जाता है, बस। तो यही चीज, ठीक है, लिख लो। क्या लिखवा दूं, इसमें क्या लिखना है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना। लिखना चाहो तो लिख लो, अपभ्रष्टता हटाने के लिए सब लिख लो, छोड़ो मत कुछ भी। अपभ्रष्टता हटाने के लिए शेष बची हुई अनियमित कॉस्ट, अब देखो इसमें आधी इंग्लिश आधी हिंदी आएगी, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि ये कोई रूल लिखाने वाले रूल नहीं है। तो लिखे इसमें, अपभ्रष्टता हटाने के लिए शेष बची हुई अनियमित, सॉरी अनियतन, अनियमित नहीं, शेष बची हुई अनियतन कॉस्ट, अनियतन कॉस्ट में से सबसे न्यूनतम कॉस्ट को डेल्टा असाइन करते हैं, या डेल्टा से नियतन करते हैं, जैसा तुम्हारे लिखना चाहे वैसे लिख लो। डेल्टा नियतन करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये डेल्टा जीरो पे टेंड होता है लेकिन होता पॉजिटिव है, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है। क्योंकि अगर आप जीरो ले लोगे तो फिर तो जीरो नियतन हो जाएगा ना, ये फिर अपभ्रष्टता हटेगी नहीं। अपभ्रष्टता क्यों आई थी, क्योंकि यहाँ पे जीरो नियतन हुआ था। यहाँ पे कोई नियतन नहीं होने का मतलब जीरो नियतन हुआ था, तो जीरो नियतन हुआ था, इसलिए अपन ने यहाँ पे अपभ्रष्टता हटानी है, तो अपन एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी से वहां पे नियतन करते हैं। तो इससे अपन क्या करते हैं, अपभ्रष्टता हटा सकते हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अपभ्रष्टता आती कब है, ये पूछा जाएगा आपसे जब वहां पे जो नियतनों की संख्या है वो लेस देन m प्लस n माइनस 1 होती है, यानी आधारी जो चर है उनकी से लेस रहे, उस केस में इसमें अपभ्रष्टता आ जाती है। आगे बात समझ में,
हाँ, मिनिमम कॉस्ट 5 है ना। अच्छा, इसमें क्या, तो वो निकाल लो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, ये मत काउंट करना, ये जीरो हो जाएगी। हाँ, तो वो काउंट कर लो कितनी आ रही है, 850 आ रही है क्या। हाँ, तो जो भी आ रही है वही आएगी। मिनिमम कॉस्ट देख लो भाई क्या आ रही है, तो 150 तो यहाँ से आ जाएगी, 50 गुणा 3, और उधर 60 गुणा 3, और यहाँ 80 गुणा 3, और इधर 20 गुणा 9। तो ये देख लेना जितनी भी आ रही है काउंट कर लेना। मेन पर्पस मिनिमम कॉस्ट निकालना नहीं था अपना, मेन पर्पस था कि अपभ्रष्टता कैसे देखते हैं, कैसे पता चलता है, वो दिखाना है। ठीक है, अब ये जोड़ते रहना भाई, सही है क्या, जितना भी आ रहा है देख लेना ही। और बुलाएं क्या बाहर से हैं, और लोगों को बुलाएंगी भाई, हमें जोड़ करके दे के जाओ। ये कितना आ रहा है, 750, इसके 850, धीरे धीरे कॉस्ट कम कर दो, 650। वाह भाई वाह, मान गए, मान गए बच्चों, मान गए हैं। 800, तो फिर 850, 100 रुपये ज़्यादा लगवाएगा उसके हैं। लिख लो 750, जो भी आ रही है लिख लो। मतलब समझ में आ गया ना, अपभ्रष्टता कैसे आएगी, पता चल गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देने का रीजन है कि अपभ्रष्टता कैसे देखते हैं वो पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखे अब आप इसमें, अब इसमें इष्टतम हल कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए लिखेंगे आप, तो लिखे इसमें नेक्स्ट है। नहीं, वो तो मैंने बताया आपको कि अपभ्रष्टता कैसे हटाते हैं। तो अपभ्रष्टता हटानी है, इसका मतलब क्या होगा कि आपको जितने उसमें आधारित चर उतने नियतन लाने पड़ेंगे, तो एक नियतन बढ़ाना पड़ेगा ना। अब नियतन तो वहाँ पे धनात्मक होता है, तो आप जीरो तो लिख नहीं सकते, क्योंकि जीरो लिख दोगे तो वो तो जीरो नियतन हो जाएगा, तो वो नियतन बढ़ेगा नहीं। इसलिए हम सबसे मिनिमम क्वांटिटी का डेल्टा साइन करते हैं, जो जीरो तो नहीं होता है लेकिन बिल्कुल जीरो के नज़दीक होता है, वो नगण्य मान सकते हैं अपन उसको। अपन बात समझ में आ गई। तो उसको आप अगर कर दोगे तो वहाँ पे अब नियतन कितने हो गए, 6 हो गए, सॉरी 5 हो गए, और 5 ही आपके पास क्या थे, आधारी चर थे, m+n-1, तो वो बराबर हो गए कि नहीं हो गए, तो वहाँ पे अपभ्रष्टता हट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप इष्टतम परीक्षण, लिखिए इष्टतम परीक्षण, इष्टतम परीक्षण। अब ये अलग तरीके से होता है, इसमें ध्यान रखना, इष्टतम परीक्षण है ये अलग तरीके से होता है, ये आप समझेंगे इसमें। पहले मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, आप उसमें वोगल मेथड लगा के वहां तक पहुंच जाओ, कहाँ तक है, सुसंगत आधारी हल तक पहुंच जाओ, क्योंकि सुसंगत आधारी हल तो निकालना पड़ेगा चाहे इष्टतम पे जाओगे तो। और उन्हीं सुसंगत आधारी हल में से क्या मिलता है अपन को, इष्टतम हल मिलता है। तो पहला काम तो वही रहता है कि सर यहाँ पे अपन को क्या करना है, सुसंगत आधारी हल निकालना है। इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करना तो आ ही नहीं सकता कि पहले तो आप वोगल लगाओ फिर आप इष्टतम परीक्षण लगाओ, तो फिर ये क्वेश्चन करके आओगे क्या एग्जाम में बस। तो इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है कि सर पहले वोगल लगाएंगे फिर इष्टतम करेंगे, तो फिर यही क्वेश्चन होगा एग्जाम में। इसलिए इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बात समझ में आई क्या, तो लिखो आप इसमें। तो मैं एक क्वेश्चन उतार रहा हूँ, आप पहले इसको वोगल से सोल्व करो, मेरे को बताओ। लिखिए इसमें कॉस्ट लिखो 10, 12, 15 और ये 8 है अपने पास, यहाँ पे 14, 11 और 9, 10, और यहाँ अपने पास 20, 5, 7 और 18। ठीक है, इसकी जो डिमांड है वो अपने पास है 90, 100, 140, 120,
और इसमें उपलब्धता जो है वो 130 और ये 150 है और ये हो जाएगी अपनी 170। ठीक है, करें सभी। वोगल मेथड से हल करो। पहले देखो यहाँ पे संतुलित है कि नहीं है। संतुलित है क्या, चेक कर लो। अरे डिमांड और उपलब्धता चेक कर लो, बराबर है क्या। उधर 130 150 कितना हो गया, 280 280 380 और 450 है ना, और ये भी 450 है क्या। ठीक है, तो बराबर है, यानी संतुलित परिवहन समस्या है ये। अब इसमें वोगल लगाओ आप जल्दी से। तुम लोगों की क्या हो जाता है पता नहीं। पहले तो इसमें तुम वो निकालो सुसंगत हल। सुसंगत निकालोगे बाद में तो इष्टतम निकालोगे। प्रोसेस तो वही है, एलपीपी सोल्व कर रहे हो आप। और एलपीपी सोल्व कैसे करते हो आप, पहले सुसंगत निकालते हो फिर उसमें से इष्टतम चेक करते हो। तो सुसंगत निकालना तो मैंने बता दिया, वो तो करो पहले। पेनल्टी निकालो जल्दी से, और फिर मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है बताओ, सॉल्व करो जल्दी से। तो यहाँ से इधर पेनल्टी कितनी आएगी बताओ। इधर पेनल्टी आ जाएगी अपने 2, और इधर अपने पेनल्टी 1, और इधर पेनल्टी आ जाएगी 2, और इधर अपन देखें तो पेनल्टी आएगी 4। इधर पेनल्टी देखें तो अपने 11 - 5 यानी 6, और यहाँ हो जाएगी अपने पास 2, और यहाँ हो जाएगी अपने पास 2। ठीक है, तो अब इसमें से देखना है कि सबसे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, ये रहा 6। तो यहाँ से अब इसमें मिनिमम कॉस्ट ये रही। तो यहाँ पे देखो डिमांड कितनी है, 100 कंप्लीट हो गई। तो सर यहाँ से अपने पास ये 100 हटा जाएगा तो 70 रह जाएगा, इसको आप हटा दो, ये लो। तो सर अब वापस इधर चेंज करेंगे तो ये वापस 2 ही आ रहा है, इसको हटा सकते हैं यहाँ से। पेनल्टी यहाँ 2 ही रह रही है फिर से, और यहाँ पेनल्टी फिर से 1 ही रह रही है। और यहाँ देखें तो पेनल्टी कितनी हो गई, चेंज हो गई। 18 में से 7 गए, कितने बचे, 11 हो जाएगी। तो ये 11 आ जाएगी। तो अब सबसे मैक्सिमम ये बन जाएगा। तो यहाँ से इसमें मिनिमम कॉस्ट कितनी है, 7। तो 7 में डिमांड कितनी है सर, 170 140, और यहाँ 70, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से बच जाएगा 70। ठीक है, तो इसका मतलब सर अब आप इस रो को हटा सकते हैं। तो इसका मतलब पेनल्टी इस बार इधर चेंज हो जाएगी। तो इधर पेनल्टी यहाँ पे कितनी आएगी, फिर से 4, और यहाँ पेनल्टी कितनी आ रही है ये तो देखना ही नहीं है। यहाँ पेनल्टी आ रही है 15 - 9 यानी 6, तो ये 6 आ जाएगी। और यहाँ आ जाएगी अपने पास 2, तो यहाँ से बड़ा कौन है, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट कितनी है, 9। तो यहाँ 70 इसको मिल जाएगा, तो ये डिमांड पूरी हो जाएगी। और इधर 70 मिलते ही यहाँ से 80 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पेनल्टी इधर चेंज हो सकती है। तो पेनल्टी चेंज होगी तो इधर सर यहाँ 2 आ जाएगी, और यहाँ पे 4 आ जाएगी। तो सबसे बड़ी अब कौन है सर, 2 हो जाएगी। तो 2 सॉरी 4 हो जाएगी। तो 4 में मिनिमम कॉस्ट है 10। हाँ, किधर, अच्छा यहाँ भी है क्या। चलो तो एक को कर लो, किसको, मैंने तो 10 के लगा दिया। अगर आप उसको लगाना चाहते हो उसके लगा लो। इसमें भी 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी ले लो। तो यहाँ डिमांड कितनी है सर, यहाँ पे उपलब्धता 80 है। तो 80 है तो डिमांड यहाँ से ये 40 बच जाएगी। इसका मतलब कंप्लीट कौन हो गया, कंप्लीट ही हो गया। अब बचा कितना, 8 और 10। तो पहले 8 पे असाइन कर दो, फिर 10 पे कर देना। तो 8 पे कितना बच रहा है, 40, और 40 बच रहा है, तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ कितना बचा, 40 हटाएंगे 90, और ये 90 यहाँ बच गया, तो ये 10 पे 90 आ जाएगा। ये लो, कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है चेक कर लो। अब पहले ये चेक करो कि ये अपभ्रष्ट है या अनपभ्रष्ट है, क्योंकि m + n - 1 कितना होगा यहाँ पे सर, यहाँ से m + n - 1 ये कितना आ रहा है, ये 4 + 3
4 + 3 - 1 यानी 6। तो यहाँ से अनअपभ्रष्ट आएगा क्योंकि 1 2 3 4 5 6 नियतनों की संख्या भी कितनी है? 6 है। तो जितने नियतन है उतने ही अपने पास क्या आ रहे हैं? आधारी चर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे अनअपभ्रष्ट सुसंगत हल मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब टोटल ये कॉस्ट कितनी आ रही है चेक करो। कॉस्ट कितनी आ रही है चेक करो, देखें कितनी आ रही है। देखो 500 और यहाँ से कितना बन रहा है? ज़्यादा ही आएगी इसकी कॉस्ट, तो बड़े बड़े नंबर है। कॉस्ट निकालो बेटा, बैठे क्यों हो? 36 से 40। तो इसकी जो कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट है वो 36-40 आ रही है। निकाल लेंगे सभी। सही किया है क्या बेटा? कैलकुलेशन सही करिए क्या है? हाँ, वो भी सही देख लेंगे। इस बार तो पहली बार में सही कर दिया तूने। हाँ सही है बिल्कुल। इसका मतलब आपने सुसंगत हल निकालना सीख लिया है। 3640 आ जाएगी इसकी कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। जल्दी करो बेटा, इतना टाइम नहीं लगाना है। जल्दी जल्दी लिखो। ये घर पे कर सकते हो आप, इतना टेंशन में मत आओ। अगर अभी तक वोकल नहीं सीखा तो भी मतलब क्या है? पेनल्टी निकालना सिखा दिया मैंने। अब इसको आप घर पे ट्राई करना अच्छे से। अभी लिख लो इसको, और डाउट आ जाए तो मैं बैठा हूँ, कल पूछ लेना। अब ये पता है ये नौबत क्यों आती है? क्योंकि आप देख देख के छापते हो। सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी ये। आप देख के क्यों लिख रहे हो इस क्वेश्चन को? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। बिना देखे नहीं कर सकते क्या आप? तो फिर में क्या हो जाएगा? क्यों ये वहाँ प्रधानमंत्री के यहाँ लिख रखवाने के नोट्स? BSc MSc वाली सी हालत कर रखी है, नोट्स खराब हो जाएंगे सर। जब तक खुद करोगे वही ठीक है ना। अब देख के लिखने में तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या काट दिया इसमें। देख के लिखना है भी समझना भी है। गजब के इंसान है। नहीं तो अभी देख के क्यों लिखना? अब इतना इसमें क्या है? आपको माइनस प्लस ही तो करना है। इसका मतलब समझ में नहीं आया फिर, खुद से नहीं कर पा रहे हो तो। जल्दी लिखो, वरना अब इष्टम हल हो जाएगा तुरंत। यहाँ लिख लिया बेटा? तू भी देख देख के छाप रहा है। गलत बात है ये। गलत हो जाएगा तो कौन से अपन भागे जा रहे हैं? PDF भी यहाँ रहेगी, देखो इसमें। और ये जोड़ जाड़ है घर पे कर लेना, यहाँ डायरेक्ट लिख लो 3640 बस। ये मत करने बैठना, भी घर पे लिख लेना आराम से। क्योंकि ये नहीं पूछेगा आपसे मिनिमम कॉस्ट क्या आएगी इसकी। लगा एक, लगा लगा जल्दी से लगा। नहीं मैं आ रहा हूँ उधर। अपभ्रष्टता आएगी। क्यों आएगी अपभ्रष्टता? कितना आ रहा है मान? और ये कितने नियतन हो रहे हैं इसमें? तो अपभ्रष्टता आएगी। पढ़ना छोड़ दिया बेटा? लिखें इसमें आगे। अब इसमें अपन इष्टतम परीक्षण करेंगे। तो इष्टतम परीक्षण में सबसे पहले क्या करना होता है? देखो इधर ध्यान दो। इसमें आपको करना क्या है कि जहां जहां नियतन हुआ है सबसे पहले वो कॉस्ट लिखेंगे आप। क्या बोला मैंने? जहां जहां नियतन हुआ है वो कॉस्ट लिखनी है, बाकी खाली छोड़ना है। तो नियतन कहाँ कहाँ हुआ है बताओ? पहले सबसे पहले क्या करना है कि सर जहाँ पे नियतन हुआ है वो कॉस्ट लिखनी है। क्या लिखना है? जहाँ पे नियतन हुआ है वो कॉस्ट लिखनी है। तो बताओ नियतन कहाँ हुआ है? जहाँ जहाँ नियतन हुआ वो कॉस्ट बताओ। सर एक तो 10 पे हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा 10।
और यहाँ पे इस पे स्टार लगा लेना, वो कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, कितनी डिमांड थी कितनी उपलब्धता थी वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ नियतन नहीं हुआ है वो स्थान खाली रहेगा। इसका मतलब सर ये स्थान खाली रहेगा, ये स्थान खाली रहेगा, और यहाँ पे नियतन हुआ है, इस पे 8 पे नियतन हुआ है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये लिखना है। यानी कौन सी कॉस्ट लिख रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ पे नियतन हुआ है, ठीक है। और इसमें फिर क्या करना है सर, ये खाली रहेगा दोनों स्थान, और यहाँ से ये खाली और ये खाली रहेगा। यहाँ नियतन हुआ है उसमें 9 पे और आगे वाले में 10 पे, यहाँ 9 पे नियतन हुआ है और यहाँ पे 10 पे नियतन हुआ है। बात समझ में आ गई। और यहाँ देखें तो ये खाली रहेगा, और 5 और 7 पे नियतन हुआ है, 5 पे नियतन हुआ है और सर 7 पे नियतन हुआ है, और ये खाली रहेगा। बताओ 6 जगह नियतन हुआ था, लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो। सबसे पहले नियतनों की कॉस्ट लिखते हैं। किन की कॉस्ट लिखी है मैंने, नियतन की कॉस्ट लिखी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, जहां नियतन हुआ है वो कॉस्ट लिखते हैं, जहां नियतन हुआ है वो कॉस्ट लिखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, लिखवा दिया मैंने बेटा नोट। इसे बोलते हैं ये भरी हुई कोष्टिकाएं। अब आपसे क्वेश्चन पता है एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, कि भरी हुई कोष्टिकाओं की संख्या कितनी होती है, जितने अपने पास आधारी चर होते हैं, m प्लस एन माइनस वन। ये जो आई है ना ये क्या है, भरी हुई कोष्टिकाएं बोलते हैं। और ये जो खाली है ये क्या है, इनको रिक्त कोष्टिकाएं बोलते हैं। तो टोटल अपने पास परिवहन समस्या में चर कितने होते हैं, एम एन होते हैं। उसमें से भरी हुई कोष्टिकाएं हटा देते हैं तो रिक्त आ जाती हैं, तो वो कितनी आ जाएंगी, एम एन में से हटा दो कौन सी, m प्लस एन माइनस वन वाली। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, भरी हुई कोष्टिकाओं की संख्याएं। लिख लो आप लिखना चाहो तो। इसमें क्या पूछा जाता है, भरी हुई, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, भरी हुई कोष्टिकाओं की संख्या, भरी हुई कोष्टिकाओं की संख्या। तो भरी हुई कोष्टिकाओं की जो संख्या हो जाती है वो कितनी आ जाती है, m प्लस एन माइनस वन आ जाती है। पता चल गया ना, क्योंकि सर जितने आधारित चर है उतनी तो भरी जाएंगी इसमें कोष्टिकाएं। और रिक्त कितनी हो जाएंगी, रिक्त कितनी हो जाएंगी, टोटल चर कितने हैं mn, उसमें से ये भरी हुई कोष्टिकाएं हटा दो आप। टोटल कितनी होती हैं ये, mn होती है कि नहीं होती हैं, क्योंकि m इधर n इधर, तो m क्रॉस n आ जाएंगी टोटल। तो इसका मतलब सर रिक्त कोष्टिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे रिक्त कोष्टिकाओं की संख्या, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा, ध्यान रखना। रिक्त कोष्टिकाओं की संख्या, तो यहाँ पे रिक्त कोष्टिकाओं की संख्या वो हो जाती है कितनी, कितनी बनेगी बताओ सर, यहाँ एम एन टोटल है और उसमें से ये हटा दो कितनी, m प्लस एन माइनस वन हटा दो। इसको सोल्व करोगे कितना आएगा बताओ, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एन और माइनस का m और माइनस का n और प्लस का वन हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो इसमें से m कॉमन आ जाएगा तो n माइनस वन, और माइनस कॉमन ले लो n माइनस वन हो जाएगा। तो कितनी आ गई सर, m माइनस वन इंटू एन माइनस वन होती हैं। तो रिक्त कोष्टिकाओं की संख्या कितनी आती है, m माइनस वन इंटू एन माइनस वन आती हैं। और भरी हुई कोष्टिकाओं की संख्या कितनी आती है, m प्लस एन माइनस वन आती है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। और ये जो भरी हुई कोष्टिकाएं हैं, इनके संगत हमें ui और vj के मान निकालते हैं। पहले ये लिख लो, ये सारे क्वेश्चन, अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, समझ में आया, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, लिख लो इसको। भरी हुई कोष्टिकाओं की संख्या m प्लस एन माइनस वन, रिक्त कोष्टिकाओं की संख्या m माइनस वन इंटू एन माइनस वन हो जाएंगी। कैसे हुई समझ में आ गई सबको। अब ये जो आपने भरी हुई कोष्टिकाएं लिखी है ना, इनके संगत हमें क्या निकालने हैं, ui तथा vj निकालने हैं। पहले इनको लिख लो, मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे, लिखो जल्दी से पहले।
समझ गए क्या? अब क्या करना है, भरी हुई कोष्टिकाओं के संगत किसके मान निकालने हैं, ui तथा vj। तो यहां पे लिखेंगे ui और यहां लिखेंगे vj। क्या निकालना है, भरी हुई कोष्टिकाओं के संगत ui तथा vj के मान निकालते हैं। क्या, भरी हुई कोष्टिकाओं के संगत ui तथा vj के मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा नियतन हुए हैं उसके सामने 0 लिखते हैं। क्या बोला मैंने? अब इधर ध्यान दे रहे ना, नहीं लिखते रह जाओगे, जीवन में ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। इसमें ui vj निकालना है, कैसे निकालेंगे, और ये किसके संगत निकालना है, जो भरी हुई कोष्टिकाएं उनके संगत निकालना है। उसका तरीका क्या रहता है कि जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा नियतन हुए हैं उसके रो या कॉलम के सामने 0 लिखना है। तो अब सर यहाँ पे देखो, इस रो में भी 2 हुए हैं, इस रो में भी 2 नियतन हुए हैं, इस रो में भी 2 नियतन हुए हैं, इस कॉलम में 2, इसमें भी 2, इसमें 1, इसमें 1। तो अब जहां सेम आ जाए वहां कहीं भी 0 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ 0 लिख दिया, कहीं भी लिख सकते हैं अपन, कोई भी। अब आप यहाँ भी लिख सकते हो, आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ मत लिख देना, क्योंकि अगर जिसमें सबसे ज्यादा नियतन हुआ है जिस रो या कॉलम में, उसके सामने 0 लिखा जाता है। अगर बराबर आ जाती हैं तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात है? ये बात लिखवा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। अब आप वी आई यूजे के मान कैसे, यूआई और वीजे के मान कैसे निकालेंगे देखना। यहाँ पे 10 आ रही है कोस्ट, तो इस 0 में क्या ऐड करूं कि 10 आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास 8 आना चाहिए, तो इस 10 में क्या ऐड करूं कि यहाँ 8 आ जाए, -2। बात समझ में आ रही है? और ये तो दिखता है, हमें देखना है। तो यहां से अपने पास, यहाँ पे अपने पास कोस्ट क्या आ रही है, 7। तो 7 आ रही, तो यहां 7 लाना है। तो यहां 7 कैसे आए, या पहले काम करें, यहां पे अपने पास -2 आ गया, तो ये निकाल लिया, ठीक है सर। यहां में 10 लाना था, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना है पहले ये लिख लेते हैं। यहाँ पे कितनी कोस्ट लानी है, 9 लानी है। तो इसमें कितना ऐड किया जाए सर, 9 ऐड किया जाए। 0 में कितना ऐड करोगे, 9 ऐड करोगे, तभी यहाँ 9 आएगा। और यहाँ अपन को लिखना नहीं है कुछ भी, ये कंप्लीट हो गया। और सर यहाँ पे 7 लाना है, लेकिन यहाँ 9 है मेरे पास, तो यहाँ पे -2 कर दूं, नहीं, हाँ ठीक है, -2 करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ मेरे को कितना लाना है, 5, लेकिन यहाँ कितना है, -2। कितना ऐड करूं इसमें, 7 ऐड कर दूं। बात समझ में आ रही है? और यहाँ कितना लाना है, 10, इधर कितना है, -2, कितना ऐड करूं, 12। ये यूआई वीजे के मान आ गए 0 से। दोबारा सुन लो, ये वैसे एग्जाम में नहीं आएगा सोल्व करना, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता। पहले तो आप वोगल लगाओगे, फिर ये सोल्व करोगे, तो ये एग्जाम में आने के चांस कम है। लेकिन ये फॉर्मूला आएगा जो मैं भी बनाऊंगा, इसलिए यूआई वीजे का पता होना चाहिए। निकालने नहीं आएंगी कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ ये कुछ होता है। देखो इधर जो भरी हुई कोष्टिकाएं हैं उनके संगत क्या निकालते हैं, यूआई तथा वीजे के मान निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा नियतन हुए हैं उसके सामने 0 लिखना है। क्या बोला मैंने, सबसे ज्यादा नियतन हुए हैं उसके सामने 0 लिखना है। लेकिन सर यहाँ पे तो कई रो या कॉलम है जिसमें नियतन बराबर हो रखे हैं, तो वहां पे फिर आप किसी के सामने भी आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं इस बार इसके सामने 0 लिख दूं, तो यहाँ लिख दो, आपकी मर्जी है। तो अब यहाँ 0 लिखोगे तो आपको पता है सर यहाँ 0 आपने लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर 8 आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 8 लाना है। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ 0 ऐड करोगे, यहाँ 8 होगा, तभी तो सम 8 आएगा इसमें। तो इन दोनों का समय वो यहाँ आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब सर यहाँ 10 लाना है, लेकिन यहाँ कितना है आपके पास, तो यहाँ पे कितने ऐड करूं, इसमें 2 ऐड करने पड़ेंगे सर अब आपको। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये देख लिया आपने, ये डिमांड नहीं है बेटा अब यहाँ पे ये डिमांड नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये कितना आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2, तो कितना जरूरत पड़ेगी, 7 की। यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ पे 0 जोड़ दो, जरूरत ही नहीं पड़ रही। यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे सर इसमें 0 है, तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा,
10 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे यूआई तथा वीजे के मान निकालते हैं। बात समझ में आ गई सबको? लिख लो तो ये लिखना चाहो तो लिख लो। भरी हुई कोष्टिकाओं के संगत यूआई तथा वीजे के मान निकालते हैं। भरी हुई कोष्टिकाओं के संगत यूआई तथा वीजे के मान निकालते हैं। बात समझ में आ गई? और कैसे शुरुआत करते हैं इसमें? सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? हाँ, उसके सामने 0 रखते हैं। जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा नियतन हुए हैं उसके सामने 0 रखना है। ठीक है, लिख लो। लिखा गया? जल्दी लिखो थोड़ा सा। अब इसमें क्या करना है कि जो रिक्त कोष्टिकाएं हैं उनकी कोष्ट लिखनी है अपन को। नेक्स्ट टेबल में क्या करना है? रिक्त कोष्टिकाओं की कोष्ट लिखनी है। तो रिक्त कोष्टिकाएं कौन सी है बताओ? तो रिक्त की कोष्ट बताओ जल्दी। हाँ, रिक्त कोष्ट। तो इसमें लिख लेना, इसमें क्या है? रिक्त कोष्टिकाओं की कोष्ट। का मूल्य या कोष्ट। ठीक है, क्या आएगा बताओ? ये तो भरी हुई थी ना यहाँ, तो ये खाली रखो। ये कितनी है? तो खाली छोड़ दिया ना, रिक्त बताओ आगे कितनी है। तो वही पूछ रहा हूँ, 12, 15 और ये भरी हुई थी यहाँ ये। तो वो बताओ फिर कितनी? 14, 11 और ये भरी हुई थी दोनों। ठीक है, फिर 20 भरी हुई। ठीक है, इनको बोलते हैं CIJ। तो CIJ है, ये 18 है क्या? 18 लिख दो। तो फिर रिक्त कोष्टिकाओं का मूल्य लिखते हैं जिनको अपन किससे डिनोट करते हैं? CIJ से। बात समझ में आ गई क्या? यानी भरी हुई कोष्टिकाओं के संगत तो यूआई तथा वीजे निकालते हैं और रिक्त कोष्टिकाओं की क्या लिखते हैं? केवल कोष्ट लिखते हैं। अब ये जो रिक्त कोष्टिकाएं आए हैं ना, इनके लिए यूआई प्लस वीजे निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अब यूआई वीजे निकाल रखे हैं, ये रही, ये अपन ने निकाल रखे हैं यहाँ से, तो ये मान निकल जाएगा। तो लिख लो इसको। टेबल बना ली सबने? ये बना लो। नहीं, दोबारा ये निकालना है, निकाल लिया ना। अब आपको ये करना है कि जहां नियतन नहीं हुआ था उनके संगत यूआई प्लस वीजे निकालने हैं। नहीं हुआ था उनके संगत, तो नियतन कहाँ नहीं हुआ था? तो बस उसके निकाल लो। जहां नियतन नहीं हुआ था वहां पे यूआई प्लस वीजे निकालेंगे। तो पहले टेबल बनाओ, ऐसे नहीं निकलेगा। तो नियतन कहाँ नहीं हुआ था? इसमें नहीं हुआ था। तो यहाँ बताओ यूआई प्लस वीजे क्या आएगा? उसमें देखो, यहाँ पे क्या देख रहे हो? अरे इस टेबल में देखो। हाँ, इसमें इसके संगत निकालना है। तो यहाँ 5, इधर कितना है? 0। तो 5 प्लस 0 कितना आएगा? 5 आ जाए। 5 प्लस 0 0 थोड़ी होता है बेटा। तो यहाँ हो जाएगा 5। अरे लिखने में बाद में मौका दे दूंगा, क्यों छाप रहे हो? बाद में छाप लेना। इसमें ऐसा तो है नहीं मैंने मिटा दिया पीछे का, तो पहले समझने में ध्यान दो ना, बाद में लिख लेना आराम से। ये समझ में आ गया सबसे? क्या निकालना है कि जहां पे नियतन नहीं हुआ था उनके लिए हमें क्या निकालना है? यूआई प्लस वीजे। अब ये निकालेंगे कैसे? हमने इस टेबल से निकालेंगे, क्योंकि सर यहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ के लिए क्या करेंगे? इधर से 0, इधर से किसको ऐड कर लेंगे? 5 को ऐड करेंगे, तो 5 आ जाएगा। यहाँ बताओ
7 + 0 7 आ जाएगा। तो सर यहाँ देखो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बताओ सर, यहाँ 2 हो गया, इधर 10 हो गया, 12 लिख दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और फिर यहाँ से अपन देखो, यहाँ पे देखो 5 + 2 7 आ जाएगा, तो ये अपना 7 हो गया। तो और यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, इधर देखो ये 10 हो जाएगा और इधर 8 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, ये 10 आ गया और यहाँ 8 आ गया। बताओ सहमत हो? अब यहाँ पे क्या रुक जाओ एक बार, अब क्या निकालते हैं इसमें, डीआईजे निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डीआईजे। तो ये फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे, डीआईजे बराबर क्या होता है, सीआईजे और माइनस होता है यूआई प्लस वीजे। और ये डिसाइड करेंगे कि आपके पास इष्टतम हल आएगा कि नहीं आएगा। अब डीआईजे निकालो, किन के संगत निकलेंगे, जिनके सीआईजे उन्हीं की संगत अपने क्या निकाली है, यूआई प्लस वीजे निकालें। तो इसमें ये माइनस कर दो, बताओ क्या क्या आएगा, माइनस करो क्या आएगा। अरे इस टेबल में से ये घटा दो, कितना आ रहा है, 12 - 5 7, तो सर यहाँ आ जाएगा 7। और 15 - 7 कितना आ रहा है, 8। और यहाँ से 14 - 12 2। और यहाँ से 11 - 7 4। और ये देखना नहीं है, 20 - 10 10। और यहाँ 18 - 8। इसका मतलब सर सारे डीआईजे जब पॉजिटिव आ जाते हैं तो ये हमारा क्या है, इष्टतम हल है। और सारे डीआईजे पॉजिटिव और कम से कम एक 0 आ जाए तो सर इसमें मिलता है वैकल्पिक इष्टतम हल। और एक भी डीआईजे लेस देन 0 आ जाता है तो यहाँ पे कोई इष्टतम हल विद्यमान नहीं होता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में, इसलिए पढ़ाया मैंने। अब जाके अपना परिवहन समस्या है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आया हुआ है 3-4 बार। अब ये फॉर्मूला तभी याद होगा अब आपको पता तो होना चाहिए कि भी डीआईजे का मतलब क्या होता है। बात समझ में आई? देखो पहले ये बताओ, शुरुआत से समझा देता हूं, इधर ध्यान दो, समझ लो पहले, बाद में लिख लेना बेटा, अभी मौका दे देंगे लिखने का। ये तो ठीक था यहाँ तक, यहाँ पे वोगल मेथड लगाया था मैंने। तो वोगल से अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं, सुसंगत हल। तो सुसंगत हल आ गया था अपने पास। फिर अब इष्टतम जो परीक्षण करना है उसमें सबसे पहले क्या करना है कि सर जो अपने पास भरी हुई कोष्टिकाएं हैं वो लिख देनी है, उनकी कोष्ट लिखनी है। क्या लिखनी है, यानी जहां जहां नियतन हुआ है उन सभी की कोष्टें लिखनी है। तो उन कोष्टों को लिख दिया अपन ने, ये रहा। तो इनको बोलते हैं भरी हुई कोष्टिकाएं, जो कितनी होती हैं, m + n - 1 हो जाती हैं। यहां तक ठीक है। फिर क्या आएगा इसमें कि सर इन्हीं जो आपके पास यहां से, ये तो भरी हुई कोष्टिकाएं आ गई। अब ये जो भरी हुई कोष्टिकाएं हैं इनके संगत यूआई तथा वीजे निकालते हैं, यूआई तथा वीजे निकालते हैं। क्या, हाँ, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अब वो तो वही जाने, अपने तो निकाल लो इसमें, ठीक है। कह रहा है किसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेथड सीखना है तो लिखो इसमें। सर इसको वोगल मेथड ही क्यों कहते हैं, सर इसमें डीआईजे ही क्यों लिखते हैं, और इसमें सीआईजे - यूआई प्लस वीजे ही क्यों करते हैं? मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, लिख लो इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, लिखो इसमें। सही है। ये बेटा इष्टतम परीक्षण होता है, ठीक है। और इष्टतम परीक्षण का ये क्या होता है, मेथड होता है। अब ये क्यों किया था उसने, वो तो वो करने वाला जाने, वो इस दुनिया में नहीं रहा, आप कहाँ पूछेंगे उससे, ठीक है। और मेन चीज होता है कि इसमें कुल मिला के देखो, इधर ध्यान दो, इसको आप बंद करो एक बार। कुल मिला के हमें क्या करना होता है, इष्टतम हल देखना होता है। तो अब आप खुद सोचो कि इष्टतम हल कैसे देखते थे, इसको छोड़ दो, एलपीपी पे आ जाओ। एलपीपी पे इष्टतम हल कैसे देखते थे, बताओ। एलपीपी पे इष्टतम हल कैसे देखते थे अपन, लास्ट में हम क्या निकालते थे, जेड - सीजे निकालते थे। जब आप सिंप्लेक्स मेथड पढ़ते थे तो उसमें लास्ट में क्या निकाला जाता था, जेड - सीजे निकाला जाता था।
और जब जेड जे माइनस सी जे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते थे, तब अपन क्या कहते थे वहां पे कि सर यहाँ पे इसके पास इष्टतम हल मिल जाएगा। तो ये जो अपना यहाँ इष्टतम परीक्षण होता है उसमें जेड जे माइनस सी जे की जगह क्या निकाला जाता है, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे निकालते हैं। काम यहाँ भी वही हो रहा है, सेम वही प्रोसेस यहाँ हो रही है कि जो अपने पास कॉस्ट होती है, अब भरी हुई कॉस्ट यहाँ पे काम में क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि सर भरी हुई कॉस्ट है वहां तो नियतन पहले ही हो चुका, वहां से सुसंगत हल तो हमें मिल गया था और वो तो वहां पे धनात्मक नियतन होता है हमेशा। लेकिन यहाँ हमें यही तो चेक करना है कि अगर जेड जे माइनस सी जे लेस देन 0 आ जाता था तो वहां पे सर इस्तेमाल नहीं आता था, याद है ना आपको। तो सेम आप उससे कंपेयर कर लो इसमें, क्योंकि ये जो परिवहन समस्या इसको किस में कन्वर्ट करते हैं अपन, किस में करते हैं, एलपीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पे जो परीक्षण किया जाता है वो सेम परीक्षण यहाँ किया जाता है। तभी मैंने आपको लिखा कि डी आई जे लेस देन 0 आ जाएगा किसी के भी संगत, तो वहां इस्तेमाल नहीं मिलेगा। तो सेम वही प्रोसेस अपन यहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ जो रिक्त कोष्टिकाएं आती हैं, यानी मतलब जहां नियतन नहीं हुआ होता है उनके संगत परीक्षण किया जाता है, ताकि भाई उनके संगत डीआईजे पॉजिटिव आ जाएंगे तो बाकी वो तो पॉजिटिव थे ही अपने, तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, इष्टतम हल मिल जाता है। बात समझ में आ गई, तो इसलिए किया जाता है। ठीक है, वो मेरे को हंसी इसलिए आ गई थी कि अचानक बच्चे ने इस तरीके से कि मैं समझा रहा था और बोले सर ये यूआई तथा वीजे क्या होते हैं, है ना। तो पहले मैं उसको पूरा समझा देता हूँ लास्ट तक कि वो जो हुआ है वो क्या है, बाद में आप क्वेश्चन पूछें कि भाई सर ये क्या था वो क्या था, मैं सारा समझा देता हूँ। लेकिन पहले ये बीच में छोड़वा दिया अब आप लोगों ने, दोबारा सुन लो। जो हमारे पास कहाँ तक था, मतलब एक बार पूरा समझा लेने दो मेरे को लास्ट तक, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई इसमें प्रोसेस क्या रहता है ना, ताकि ये डीआईजे वीआईजे पहले पता तो चले कि होते हैं, बाद में है कि क्या होते हैं, है ना। तो यहां से अपने पास ये क्या आई थी, भरी हुई कोष्टिकाएं। तो भरी हुई कोष्टिकाओं के संगत क्या निकालते हैं, यूआई तथा वीजे निकालते हैं, यहां तक ठीक है। फिर क्या किया जाता है इसमें कि सर जो रिक्त कोष्टिकाएं थी उनकी कोष्ट लिखेंगे, और उनमें से हमें क्या निकालना है, जो रिक्त कोष्टिकाएं थी उनके संगत यूआई प्लस वीजे निकालना है। आप भरी हुई कोष्टिकाओं से अपन किसका काम में ले रहे हैं, यूआई तथा वीजे काम में ले रहे हैं, और उनसे फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर अपन किसके संगत परीक्षण कर रहे हैं, जो रिक्त कोष्टिकाएं, क्योंकि हमें काम तो उन्हीं पे ही करना है, क्योंकि उन्हीं पे तो नियतन नहीं हुआ ना, बाकी वो तो दिक्कत दे ही नहीं रहे हैं, वो तो धनात्मक आ रहे हैं पहले से ही। तो जो रिक्त कोष्टिकाएं हैं उनके संगत हमें नहीं पता चल रहा था कि यहां नियतन वहां हुआ नहीं था, इसीलिए वहां इस्तेमाल नहीं मिलता है आपको। वहां इस्तेमाल क्यों नहीं मिलता है, सुसंगत ही मिलता है अपन को, क्योंकि वहां सर वो जो कोष्टें रह जाती हैं जहां नियतन नहीं हुआ होता, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो उसी परीक्षण, उनके परीक्षण करने के लिए ये मेथड होता है, और इस मेथड से अगर मान लो सारे डीआईजे आपके पॉजिटिव आ जाते हैं तब तो इष्टतम हल हो जाएगा, और सारे पॉजिटिव आते हैं तो यूनिक हल मिलता है। लेकिन किसी के संगत, अब आप खुद सोचो, मैंने वहां क्या बताया था, अनाधारी के संगत, याद करो सिंप्लेक्स टेबल में क्या था सर, अनाधारी चर के संगत। तो ये अनाधारी चर ही तो है जो अपने पास रिक्त कोष्टिकाएं हैं, रिक्त कोष्टिका यहाँ पे क्या है, अनाधारी चर है। तो सर रिक्त कोष्टिकाओं के संगत अगर कोई डीआईजे लेस देन 0 आ जाएगा तो वहां पे क्या मिलेगा, वैकल्पिक इस्तेमाल मिलेगा, और वहां भी तो यही होता था। तो सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। बात समझ में आई। तो रिक्त कोष्टिकाओं के संगत ये डीआईजे निकालते हैं, इनमें सारे पॉजिटिव आ जाते हैं तब तो यहाँ पे इष्टतम हल मिलेगा और यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं, एक अगर कोई भी 0 आ गया, इसका मतलब सर अनाधारी चर के संगत मान आ रहे हैं, वो 0 आ रहा है इसका। तो वहां पे क्या होता था, हल तो होता था इष्टतम हल, लेकिन सर वहां वैकल्पिक इष्टतम हल मिलता था फिर, यानी एक से ज्यादा हल मिलेंगे वहां पे। सेम वही चीजें होती हैं। बात समझ में आ गई, बस ये काम करना था। अब छाप लो, वो मैं रूल लिखवा दूंगा तीनों जो मैंने बोले हैं, पहले आप इसको अब लिख लो। अब किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, मेरे हिसाब से अब डाउट नहीं रहना चाहिए। अब ये 3 स्टेटमेंट बचे हैं, ये मैं लिखवा देता हूं। लेकिन ये मेथड है वो एग्जाम में शायद ही पूछे, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, 2 मेथड एक साथ पूछना आसान नहीं होता है ना, और फिर वो अपने को करना भी नहीं होता है, मेरा मानना ये भी है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं कि इष्टतम हल यूनिक कब मिलेगा, जब डीआईजे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा।
तो ये है एलपीपी के तरीके, वही तो है ना भाई, परिवहन समस्या को भी तो एलपीपी से कन्वर्ट करते हैं अपन एलपीपी में, तो वही काम यहाँ कर रहे हो आप। तो इसको याद रखने का तरीका मैं सीधा सा बता देता हूं, अगर आप इसको सिंप्लेक्स से कंपेयर करके रखेंगे तो ये आपको याद रह जाएगा। भरी हुई कोष्टिकाओं को आप समझें उधर आधारी चर, और जो रिक्त कोष्टिकाएं वो अनाधारी चर की तरह समझें आप, तो कंपेयर कर सकते हैं ताकि याद भी रह जाएगा। ठीक है, अब ये लिख लो ताकि मैं तीनों पॉइंट लिखवा देता हूं, अब आपको लिख लेंगे आप सभी। और कोई डाउट किसी बच्चे के तो पूछ सकता है, बाकी मेरी तरफ से नियतन समस्या है कंप्लीट हो गई थी और अब परिवहन समस्या कंप्लीट हो गई है। क्योंकि सारे डीआईजे क्या आ गए यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो अपने पास हल आया था वो क्या था, इष्टतम हल था और यूनिक था, क्योंकि सारे पॉजिटिव आए हैं, देख लो सारे क्या आए, पॉजिटिव आए। ऐसे तो ये प्रोसेस और भी आगे चलता है कि जब नेगेटिव आ जाता है फिर उसको और आगे पॉजिटिव करने का तरीका होता है, उसमें थीटा ऐड किया जाता है, और भी प्रोसेस होती है, लेकिन उतना अपन उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन आने का चांस नहीं है। जब अगर आपने एलपीपी पढ़ा हो कभी तो वहाँ पे ये आगे जो नेगेटिव आता है तो फिर उसके आगे परीक्षण होता है, और लेकिन वहाँ से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है, तो इसलिए इतना उसमें डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लिख लिया सबने, आप पॉइंट लिखो, इस पे जो रिजल्ट्स बने हैं वो लिख लो आप। तो फर्स्ट लिखें आप इसमें, यदि एक आधारी सुसंगत हल में यदि एक आधारी सुसंगत हल में सभी डीआईजे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, ऐसे लिख लेंगे, सभी डीआईजे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, या ग्रेटर देन 0 लिख लो, पहले यूनिक वाला लिख रहे हो ना, तो ग्रेटर देन 0 लिख लो। क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो ग्रेटर देन 0 हो तो इष्टतम हल तथा अद्वितीय हल मिलता है, और तो इष्टतम हल तथा अद्वितीय हल मिलता है। जो आपका सुसंगत हल है वो क्या बन जाएगा उस केस में, इष्टतम हल बन जाएगा, तब इष्टतम हल तथा अद्वितीय हल मिलता है। दूसरा लिखें, यदि सभी डीआईजे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं, यदि सभी डीआईजे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं, इसमें इक्वल्स टू 0 भी लगा देना, तथा सभी डीआईजे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं तथा कम से कम एक डीआईजे 0 हो, तथा कम से कम एक डीआईजे 0 हो, तो तथा कम से कम एक डीआईजे बराबर 0 हो तो वैकल्पिक इष्टतम हल प्राप्त होता है, वैकल्पिक इष्टतम हल प्राप्त होता है, वैकल्पिक इष्टतम हल प्राप्त होता है, वैकल्पिक इष्टतम हल प्राप्त होता है। ठीक है, वैकल्पिक इष्टतम हल प्राप्त होता है। नेक्स्ट लिखें इसमें, यदि कम से कम, नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, यदि कम से कम एक डीआईजे लेस देन 0 हो, ऐसे लिख लेंगे, यदि कम से कम एक डीआईजे लेस देन 0 हो तो, कम से कम एक डीआईजे लेस देन 0 हो तो
इस स्थिति में इष्टतम हल विद्यमान नहीं होता है। तो इस स्थिति में इष्टतम हल विद्यमान नहीं होता है। इस स्थिति में इष्टतम हल विद्यमान नहीं होता है। इस स्थिति में इष्टतम हल विद्यमान नहीं होता है। ये बात आप लिख लेंगे। इस स्थिति में इष्टतम हल विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, लिखिए आप इसमें। तो ये पॉइंट लिखो एक और नेक्स्ट इसमें लिखो, यदि एक आधारी सुसंगत हल में, यदि ये ऐसे लिखा हुआ आएगा आपके वहाँ, यदि एक आधारी सुसंगत हल में, ब्रैकेट में लिखें m प्लस n माइनस 1, यदि किसी आधारी सुसंगत हल में, और ब्रैकेट में लिखें m प्लस n माइनस 1, क्या कह रहे हो? हाँ, आप बताओ क्या होती है? नहीं, वहां मिलेगी, मतलब आधारित सुसंगत हल मिलेगा, ये पता चलता है। लिखो तो पूरा लिख तो लिया करो बेटा, पहले ही पंचायत बहुत करते हो। पहले पूरा वाक्य लिखवा दिया गया मैंने, तो लिखो इसमें, आगे लिखो। स्वतंत्र धनात्मक, यदि एक आधारी सुसंगत हल में m प्लस n माइनस 1 स्वतंत्र धनात्मक नियतन हो। अब समझ में आ गया? कैसे लिखा, समझ में आ गया ना? अब स्वतंत्र धनात्मक नियतन हो, तो ये किसकी संख्या लिख रहा हूं? नियतन की। हाँ। यदि एक आधारी सुसंगत हल में m प्लस n माइनस 1 स्वतंत्र धनात्मक नियतन हो तथा स्वेच्छ संख्याएं ui तथा vj, स्वेच्छ संख्याएं ui तथा vj। अब वही बात है, i बराबर आप कहीं से ले लो, 1 to m ले लो, और एक को क्या ले लो? एक को j तक ले लो, तो j है वो क्या हो जाएगा? 1 to n हो जाएगा। एक m तक जाएगा, एक n तक चला जाएगा। ठीक है, तो स्वेच्छ संख्याएं ui तथा vj, स्वेच्छ संख्याएं ui तथा vj, जहां i बराबर 1 to m और j क्या हो जाएगा? 1 to n। सभी इस प्रकार हैं, सभी यानी ui तथा vj, i बराबर 1 to m तथा j बराबर 1 to n, सभी इस प्रकार हैं कि भरी कोष्टिका, सभी इस प्रकार हैं कि भरी कोष्टिका, इस प्रकार हैं कि भरी कोष्टिका, इस प्रकार हैं कि भरी कोष्टिका, और ये लिख लेंगे R, S, जो भी ये लिख लो, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। भरी कोष्टिका R, S के लिए CSR बराबर US प्लस UR, के लिए CSR बराबर US प्लस UR, तो प्रत्येक खाली कोष्टिका, I, J, प्रत्येक खाली कोष्टिका I, J, प्रत्येक खाली कोष्टिका I, J के संगत मूल्यांकन इसलिए लिखवाया मैंने, एग्जाम में ऐसा ही लिखा आता है। मूल्यांकन dij बराबर क्या निकालते हैं? Cij प्लस क्या होगा बताओ? सॉरी, Cij माइनस क्या होता है? ui प्लस vj होता है। तो ये dij पूछने का तरीका है। वैसे मैंने बता दिया था आपको कि रिक्त कोष्टिकाओं की संगत क्या निकालते हैं अपन? dij निकालते हैं। ठीक है,
तो एग्जाम में ऐसा लिखा आएगी पंचायत, तो उसमें टेंशन में मत आ जाना। समझ में आ गई बात है? भाई निकालते हैं किसके संगत है, रिक्त कोष्टिकाएं कौन सी ली हैं, आई जे, तो उसी का तो सी आई जे लेते हैं, और उसी के संगत अपन क्या निकालते हैं, यू आई प्लस वी जे निकालते हैं। तो कुल मिला के डी आई जे इस तरीके से पूछा जाएगा। इसलिए मैंने ये पूरा स्टेटमेंट लिखवा दिया है कि मान लो वहां पे ऐसा लिखा मिल जाए, इसने क्या है घुमा फिरा के लिख दिया है कि ये आर कोमा एस को मैंने क्या मान लिया है, भरी हुई कोष्टिका है, उसके संगत सी आर एस लिख दिया, तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें ये पता है कि अगर आई कोमा जे रिक्त कोष्टिकाएं हैं तो उनके संगत अपन मूल्यांकन डी आई जे निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे होता है। तो कुल मिला के ये मेरा लिखवाने का मकसद है। आगे बात समझ में? और हाँ बस ये पूछेगा वो आपसे, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि रिक्त कोष्टिकाओं के संगत मूल्यांकन डी आई जे बराबर होगा, 4 ऑप्शन लिख देगा वो। तो ये ध्यान रखना है कि जो रिक्त कोष्टिकाओं के लिए जो सिंबल यूज किया है वो आएगा वहां पे। अगर मान लो उसने रिक्त कोष्टिकाओं को आई जे से नहीं लिखा और मान लो कुछ और लिख दिया, तो फिर ये मत करना सोच के बैठ जाओ वहां, भाई यहाँ सिंबल आई जे लिखे, जरूरी नहीं है कुछ भी लिख सकता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, रिक्त कोष्टिकाओं के संगत सिंबल क्या ले रहा है वो, उसको यूज लेना है, क्योंकि डी आई जे किसके संगत निकालते हो, बस। तो इसलिए मैंने ये लिखवाया है कि कहीं अपन यहाँ ऐसे नहीं लिख दें कि सर यहाँ पे सी आर एस माइनस यू आर प्लस यू एस कर दो ऊपर। समझ गए बात को? तो रिक्त कोष्टिकाओं के संगत हमेशा क्या निकालते हैं अपन, डी आई जे निकालते हैं, मूल्यांकन निकालते हैं। आगे बात समझ में? और एक नोट बना के लिख लो, एक नोट लिख लो, बस ये लास्ट है। यदि प्रत्येक सी आई जे, लिखो इसमें यदि, और ये नोट लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है सीधा सीधा। यदि प्रत्येक सी आई जे, यदि प्रत्येक सी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि प्रत्येक सी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा एक ऐसा हल, तथा एक ऐसा हल विद्यमान हो, तथा एक ऐसा हल विद्यमान हो, ऐसा हल एक्स आई जे बराबर कैपिटल एक्स आई जे विद्यमान हो, विद्यमान हो, विद्यमान हो कि, विद्यमान हो कि समीशन, समीशन सी आई जे, समीशन सी आई जे एक्स आई जे बराबर 0 हो जाए। समीशन सी आई जे एक्स आई जे बराबर 0 हो तो यह हल इष्टतम हल होता है, हो तो यह हल, और ये आई के लिए और ये जे के लिए, विद्यमान हो कि समीशन सी आई जे एक्स आई जे बराबर 0 हो तो इष्टतम हल प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा? इष्टतम हल प्राप्त होता है। इष्टतम हल अरे जो अपने पास जो, और ये न्यूनतम होगा, क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। अरे नहीं दिखा था अपन ने वहां, उद्देश्य फलन लिखते हैं, उद्देश्य फलन ही तो होता है, तो उद्देश्य फलन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अब आपको पता है अगर उद्देश्य फलन 0 आ रहा है तो न्यूनतम तो वही होगा ना फिर, तो फिर इष्टतम मान तो वही बन जाएगा आपका। नहीं, इसका मतलब सर जिस हल के संगत अगर ये आपका उद्देश्य फलन 0 ही आ गया तो न्यूनतम तो सब 0 से न्यूनतम तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये, तो इसका मतलब 0 पे वो क्या मिल जाएगा, फिर वो हल इष्टतम हल बन जाएगा आपका। तो जिस हल के संगत ये मान 0 आ जाता है उद्देश्य फलन का, तो न्यूनतम की प्रॉब्लम है तो ये क्या बन जाएगा? 0 हल यही आ जाएगा उसका जो इष्टतम मान है वो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये आ जाता है इष्टतम हल प्राप्त होता है, या इष्टतम हल बन जाता है, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेंगे, हो तो यह हल इष्टतम हल होता है, ऐसे लिख लें, यह हल इष्टतम हल होता है। ठीक है, ये नोटेशन दे दिया, कोई स्पेशल कैपिटल है ये, कोई एक होगा ना जिसके संगत ये 0 हो जाएगा,
तो ये हल क्या बन जाएगा, इसका इष्टतम हल बन जाएगा। तो आपसे ये पूछेगा वो क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं लिखवाऊंगा उसमें क्वेश्चन, अभी सीट दे दो मेरे को। ये बात समझ आ गई क्या? तो यह हल इष्टतम हल बन जाता है, ऐसे लिख लो, यह हल इष्टतम हल बन जाता है। ठीक है, लिख लो। क्यों बन जाता है? अरे जेड न्यूनतम हो जाएगा ना इस पे फिर, क्योंकि जीरो ही होता है न्यूनतम, और जब जीरो मिल गया आपको, न्यूनतम मिल ही गया, तो इसका ये इस्तेमाल बन जाएगा उसका। तो ये ध्यान रखना है, इष्टतम हल बन जाता है, ऐसे लिख लो बेटा, एक ही बात है, बन जाता है। इस हल की तो बात हो रही है यहाँ पे, जिस हल पे उद्देश्य फलन जीरो हो जाएगा तो वो उसका इस्तेमाल बन जाएगा, क्योंकि मिनिमम की प्रॉब्लम है, तो क्योंकि सबसे न्यूनतम तो जीरो ही होता है, फिर नेगेटिव में तो होगा नहीं बस। तो ये अपना जो परिवहन समस्या है वो कंप्लीट हो गया। अब आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे बाहर है, और आप सीट दे सकते हो, मैं 10 मिनट में सीट करवा देता हूँ। लाओ सीट दो मेरे को जल्दी से, आपको पता लगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। सीट निकाल लो अपनी सभी। अरे आजा बेटा इधर है, बड़ा परेशान हो रहा है। यूनिट 3, पहला हो गया, दूसरा बताओ। अच्छा, एक असंतुलित नहीं पढ़ा अपन ने अभी। अभी असंतुलित कब होगा वो तो देख लो इसमें। असंतुलित परिवहन समस्या कब हो जाएगी? असंतुलित परिवहन समस्या कब होगी? जब आपके पास डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं होंगी। तो ये आप लिख सकते हैं, यदि डिमांड का मतलब क्या था? मांग, और सप्लाई का मतलब क्या था? उपलब्धता। तो अगर उपलब्धता और जो मांग है वो बराबर नहीं होंगी, उस केस में ये क्या होती है? असंतुलित परिवहन समस्या हो जाती है। असंतुलित परिवहन समस्या हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं परिवहन समस्या असंतुलित परिवहन समस्या कहलाती है यदि परिवहन समस्या असंतुलित परिवहन समस्या कहलाती है यदि टोटल डिमांड नॉट इक्वल्स टू टोटल सप्लाई। आगे बात समझ में? टोटल डिमांड नॉट इक्वल्स टू टोटल सप्लाई। परिवहन समस्या असंतुलित परिवहन समस्या कहलाती है यदि टोटल डिमांड नॉट इक्वल्स टू टोटल सप्लाई। अब इसमें भी देखो, हल करने के लिए क्या करते हैं? हाँ भाई, इसमें हल करने के लिए क्या करते हैं? जितनी आपकी डिमांड कम है, अब वो एक तो कोई ना कोई कम होगी जो भी होगी, तो उतनी आप उसमें ऐड कर देते हैं। तो एक डमी ऐड कर दिया जाता है इसमें, या तो आप डमी गोदाम बनाओगे या फिर डमी आपको स्टोर बना लोगे। तो इसमें होता क्या, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि सर अगर मान लो यहाँ असंतुलित आ गई, जैसे मान लो यहाँ कोई कॉस्ट लिखी हुई थी जो भी है 5, 3, 2 और मान लो 6, 7, 8 जो भी है, जैसे मान लो 1, 3, 2 लिख दिया। अब यहाँ पे मान लो अपने पास डिमांड जो उपलब्धता है वो थी 8, 7 और 5। कितनी हो गई ये? 8, 7, 15, 5, 20 हो गई। और मान लो इधर हो जाए 2, 4, 4, 2 कितना हो गया? 6 और 6। और एक काम करते हैं, इसको अपन कम कर लेते हैं। इसको कम करेंगे तो, या इसको ज़्यादा कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 हो गया। 6 और 8 कितना हो गया? 14। और 14 और 7 कितना हो गया? 21। अच्छा 3 ही है क्या? तो ज़्यादा बढ़ाओ, फिर लिख दो ना बड़े बड़े नंबर। 8, 9 कितना हो गया? 17। 17 और 5 लिख दो, ये लो कितना हो गया? 22। इसका मतलब ये असंतुलित है। अब इसको संतुलित बनाना है, तो इसका मतलब कम कौन है? उपलब्धता। डिमांड ज्यादा है, उपलब्धता कम है। तो उपलब्धता कितनी कम है? 2। तो यहाँ पे एक डमी जोड़ देंगे आप, और यहाँ पे उसकी 2 लिख देंगे कॉस्ट। अब सेम वही तरीका है सोल्व करने का। बात समझ में आ गई? भाई जो भी, अगर मान लो यहाँ पे अपने डिमांड कम है, डिमांड ज्यादा है, उपलब्धता कम है, तब तो ऐसे ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि अपने पास इसमें गोदाम जुड़ेगा। और अगर मान लो अपने पास डिमांड कम हो जाती, तो डिमांड बढ़ाने के लिए फिर आप यहाँ पे कोई स्टोर ऐड कर देते। तो जितनी डिमांड है वो कम थी, वो ऐड हो जाती इधर।
बिल्कुल। हाँ, वो तो देख लो ना, किधर कम पड़ रहा है उधर एक जोड़ दो, ऐसे मत याद करो, जिधर कम पड़ रहा है वहां जोड़ दो, आप तो पता चल जाएगा। लेकिन कॉस्ट हमेशा उनकी क्या लेनी है, जीरो लेनी है। कॉस्ट हमेशा क्या लेनी होती है, जीरो। बाकी सोल्व करने का वही तरीका रहेगा, चाहे आप इसको उत्तर पश्चिम कोणे वाले नियम से करें, चाहे न्यूनतम मैट्रिक्स वाले से करें, चाहे वोगल से करें। ठीक है, ये बात है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, आप लोग करो। जैसे मैं बताऊं, इसमें आओ आप यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, 5 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो हो गया ना 2 नंबर, तो अब अरे 2 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहे किसी परिवहन समस्या को हल करते समय अपभ्रष्टता आने का अर्थ है। अपभ्रष्टता कब आती है, अरे अपभ्रष्टता कब आती है, इसने क्या लिखा है, इसने सही तो दिया ही नहीं है कोई सही। वो कह रहा है टोटल सप्लाई इक्वल हो जाए टोटल डिमांड के, इस प्रकार प्राप्त हल सुसंगत नहीं है। सुसंगत हल होता ही है वो। समस्या असंतुलित है, नहीं, ऐसा क्या जरूरी है। कुछ आवंटन ऋणात्मक हो जाते हैं, अब इनमें देखते हुए तो डी आएगा फिर, लेकिन ये क्वेश्चन तो गलत है फिर है। बी का क्या मतलब, इस प्रकार प्राप्त हल सुसंगत नहीं है, क्यों, सुसंगत हल तो होता ही है। तो ये आरपीएससी ने माना था, लेकिन इस पे क्लेम कर सकते थे आप लोग। इस बार का सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, इसी पे तो टेंशन हो रही थी बच्चों को। सुसंगत हल तो मिलता ही, अब ये थोड़ी है सुसंगत हल अपभ्रष्ट भी होता है, अनपभ्रष्ट भी होता है, लेकिन अपभ्रष्टता सुसंगत हल से थोड़ी आती है। वो किससे आती है, किससे आती है, जब नियतनों की संख्या उससे कम हो जाती है। तो अपभ्रष्टता का सुसंगत हल से क्या लेना देना है, क्योंकि सुसंगत हल है वो भी तो अपभ्रष्ट और अनभ्रष्ट होता है ना, तो इसका रीजन सही नहीं है। ये क्वेश्चन डिलीट में जाना चाहिए था, गया है क्या, क्वेश्चन गलत है ये, एक भी ऑप्शन सही नहीं होगा इसमें। अरे आप अभी अपन अपभ्रष्टता को अनपभ्रष्टता में चेंज कर रहे हैं, तो अब फिर पूरी आपके पास एलपीपी गलत हो जाएगी, क्योंकि सुसंगत हल को तो अपन ने अपभ्रष्ट और अनपभ्रष्ट दोनों ही बताया है, ग्राफिकल में भी बताया, और मैंने आधारी सॉल्यूशन या आधारी हल निकाले उसमें भी बताया अपन ने। सुसंगत हल है वो अपभ्रष्ट और अनभ्रष्ट हो सकता है ना, तो अपभ्रष्टता सुसंगत हल नहीं आने का क्या मतलब है, तो कोई मतलब नहीं हुआ फिर, तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही नहीं है। ऋणात्मक आने का क्या मतलब है, ऋणात्मक चलो तीनों में से देखता तो फिर ये भी करता, लेकिन ऋणात्मक आएगी नहीं कॉस्ट कभी। जीरो आ सकती है, जीरो से होता है, तो नियतनों की संख्या कम आती है, उस केस में अपभ्रष्टता आती है। क्या आती है, उससे अपभ्रष्ट। तो ये डिलीट में जाता है ये क्वेश्चन, और गया भी होगा, देख लेना। ठीक है, तीसरा कर लिया था अपन ने, चौथा कर लिया था, पांचवा छोड़ देना भी। हाँ, छठा बताओ, अभी छपवाया था मैंने। अब इसने देखो डेल आई जे लिख दिया ना, अब डेल आई जे लिख दिया, डी आई जे लिखा था अपन ने, तो नोटेशन पे नहीं जाना है, ध्यान रखेंगे। क्या आएगा बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 में भी सेम ही है। अभी देखो कितनी बार पूछ लिया है, 8 कर लिया। एम क्रॉस एन परिवहन समस्या का अनअपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल प्राप्त करने के लिए अरिक्त कोष्टिकाओं की संख्या होनी चाहिए। अरिक्त की कितनी होनी चाहिए, एम प्लस एन माइनस 1। अरे भरी हुई कोष्टिकाएं अरिक्त होती हैं अरिक्त का मतलब और भरी हुई दोनों एक ही बात होती है। हाँ, तो ये मत कंफ्यूज हो जाना, बोल सर ये तो पढ़ाया नहीं है। अरिक्त और भरी हुई दोनों का मतलब एक ही होती है। रिक्त और अरिक्त भी लिख सकता है उसको, एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जल्दी से। क्यों दिखा रहा हूं, पता चल गया क्यों अब यही वही क्वेश्चन देखो, इस बार पूछा है ना उसने, और उसका देखो क्या आंसर दे रहा है।
अब देख लो, अब आप कहते हो ना आरपीएससी पे विश्वास कर लो, क्या करोगे बोलो? सेम क्वेश्चन नहीं पूछा क्या उसने? और उसमें आंसर क्या दे रहा है? अब बताओ क्या मानोगे? ये खेल है उसका। अब बच्चा क्या पढ़ के जाए? सेम ही क्वेश्चन पूछा है ना आरपीएससी के, दोनों क्वेश्चन। 7 नहीं बेटा, 10। 7 तो बता दिया ना, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वीजे, डी आ जाएगा इसमें तो। अरे 7 तो अभी लिखवाया था ना, डी आई जे बराबर है। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो लिखवा दिया ना, इसमें क्या कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ तो ये अलग अलग आए ना बेटा, अलग अलग क्वेश्चन आए ना। हाँ, ए क्यों हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला दे के ए क्यों हो जाएगा? समझ में आ रहा है तुम लोगों को, या मैं ही समझे जा रहा हूं? ऐसा तो नहीं है मेरा रिवीजन हो रहा है। अब आप लोग बताओ ना, 10वीं में क्या आना चाहिए? अब भ्रष्टा कब आएगी? बस तो, अरे रिक्त कोष्ठिकाओं का मतलब वही तो हो जाता है। नहीं, गलत। अच्छा हाँ, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन चेंज कर दिया इसने थोड़ा सा। नियतन नहीं लिखे बेटा, रिक्त कोष्ठिकाओं से कंपेयर करा रहा है। नियतन नहीं लिखे इसने। हाँ, रिक्त कोष्ठिकाएं लिखे तो हाँ सोचो। सोचो, नहीं नहीं याद मत करो, सोचो। यहां उसने नियतन नहीं लिखे हैं, उसने क्या लिख दिया? रिक्त कोष्ठिकाएं। तो रिक्त कोष्ठिकाएं कितनी होती हैं? कुल मिला के में करना क्या है कि सर यहां से उसने हमें क्या देखना, अब भ्रष्टता कब आएगी। अब भ्रष्टता कब आती है? अब भ्रष्टता कब आती है सर? जब यहाँ पे जो नियतन है, जो नियतन है वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? m प्लस एन माइनस 1 होना चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं आई? m प्लस एन माइनस 1 होना चाहिए। तो अब अपन को क्या पूछना है कि सर यहाँ ये जो नियतन है, ये इससे सॉरी, ये इससे क्या रहने चाहिए? लेस रहने चाहिए। तो नियतन इससे लेस कब रहेंगे? नियतन, अरे जहां नियतन होता है तो इसका मतलब जो नियतन नहीं होता है वो इससे ज्यादा होंगे, तभी तो अपने पास ये बात आएगी ना वहां पे। क्योंकि नियतन इसके बराबर हो गए तो इसका मतलब वहां तो क्या आ जाता है? अनपभ्रष्टता आ जाती है। तो जो बची हुई होती है कोष्ठिकाएं, वो रिक्त कोष्ठिकाएं तो होती हैं। जो बची हुई कोष्ठिकाएं वो कौन सी कोष्ठिकाएं होती हैं? रिक्त कोष्ठिकाएं होती हैं। हाँ, तो वो इससे ज्यादा होंगी, बिल्कुल सही लिखा है। क्वेश्चन घुमा दिया बेटा इसने थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक परिवहन समस्या में यदि सभी सी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो एक्स आई बराबर एक्स आई जे एक इष्टतम हल होगा यदि ये मान क्या आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। इष्टतम हल कब आएगा? जब ये मान किसके बराबर आ जाए, यानी इसका उद्देश्य फलन है वो 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा 9वां तो करो, 9 रह गया बीच में। निम्न में से कौन सा तरीका मुख्य रूप से नियतन समस्याओं को हल करने के लिए प्रयुक्त होता है? नियतन के लिए कौन होता है? हैंगेरियन होता है, ठीक है। अब 12 नंबर पे आ जाओ। डी कनिंग द्वारा सिद्ध की गई प्रमेय किसे हल करने के लिए प्रयोग होती है? ये तो बता दिया था मैंने। और 13 नंबर पे आ जाओ। एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाली परिवहन समस्या में अन अपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल के लिए कुल रिक्त कोष्ठिकाएं कितनी होती हैं? m-1 इंटू n-1 होती हैं, करवा दिया मैंने। फिर दूसरा कह रहा है, जो आपसे पूछा गया है कि m उद्गम तथा n मांग वाले स्थानों की परिवहन समस्याओं में इष्टतम हल की स्थिति में रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या होती है m-1 इंटू n-1। थोक के भाव नहीं, असाइनमेंट प्रॉब्लम हैंगेरियन। 16 नंबर,
द मेथड ऑफ फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विच गिव्स मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन कंपैरिजन टू अदर इज, क्या आती है सबसे मिनिमम? वोगेल मेथड में आती है, या सारे दे रखे हैं देख लो। वैसे मिनिमम के लिए तो सारे देते हैं, लेकिन अगर आपको सबसे लीस्ट चाहिए तो फिर बी आता है इसमें। हाँ, तो फिर इसमें ये सभी को यूज कर रहा है ये, तो इसके अनुसार आप आंसर देंगे, ध्यान रखना। अरे मिनिमम कॉस्ट इन तीनों से तो निकालते हो आप परिवहन समस्या में, नहीं? तो इसलिए ऑल ऑफ दी अबव आ रहा है इसमें, ठीक है। इन तीनों में बेस्ट कौन सा है? वो वोगेल है, तो वो नहीं पूछा उसने, उसने पूछा है कि 8वां, एम क्रॉस एन परिवहन समस्या का अनअपभ्रष्ट आधारित सुसंगत हल प्राप्त करने के लिए अरिक्त कोष्टिकाओं की संख्या होनी चाहिए। हाँ, क्या दिक्कत है बेटा इसमें? हाँ हाँ, इक्वल टू आएगा बिल्कुल। हाँ, 17वां में आ जाओ। यदि एक परिवहन समस्या में एम फैक्ट्री तथा एन दुकानें हों तो प्रतिबंधों की संख्या, अब परिवहन में कितनी हो जाएगी? एम प्लस एन हो जाएगी। एम एन क्यों हो जाएगी? प्रतिबंध पूछ रहा है बेटा। और जब इसको आप उसमें परिवर्तित करते हैं एलपीपी में, तो कितने आते हैं प्रतिबंध? एम प्लस एन माइनस 1 आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। एक नियतन समस्या में एम नौकरी, ये तो हो गया था। यदि एक परिवहन समस्या में एम फैक्ट्री तथा एन दुकानें हो तो प्रतिबंधों की संख्या, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। डी का क्या मतलब होगा? गलत है आंसर। डी क्यों होगा? एम बटा एन का क्या मतलब होता है? एम प्लस एन हो जाएंगे। हाँ, तो टोटल एम प्लस एन बनेंगे ना वहां पे। तो 19 में डी नहीं आएगा बेटा, बी आएगा। तो चेंज कर लो ना, मैं बोल तो रहा हूं, ठीक है। ये डुअल वाला कर लेना आप लोग, डुअल तो बना लोगे। 21 नंबर में आ जाओ, ये भी कर लोगे। अब आप आओ इसमें, हाँ 22 नंबर करो। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें, इसको आप पहले खुद ट्राई कर लेना। और इसमें अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। जो नहीं होगा इसका मतलब वो आपके सिलेबस में नहीं है। एक इसमें, हाँ हो जाएंगे ना, मैं कह रहा हूँ ना, सारे हो जाएंगे अब, बिल्कुल पूछ लेना। किसमें? बाईस में क्या कह रहे हैं? फॉर ए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम विद 3 रोज एंड 3 कॉलम्स द नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल 3 + 3 6 माइनस यानी 5 आ जाएगा। नहीं नहीं, मतलब ही नहीं है, 2 कैसे हो सकते हैं? तो वो गलती से लिखा गया होगा बेटा। तो ये तो तुम ही सोचो ना यार, बेसिक वेरिएबल चेंज कैसे होते रहेंगे? एक बार 5, एक बार 6। 31वां, 21वां। हाँ बताओ क्या हुआ? हाँ बताओ क्या समस्या है? तो ये करना ना आप लोग, ये सब करा दिए मैंने, ट्राई करो। कौन सा नहीं होगा? सब हो जाएंगे आगे, एक बार नज़र मार लो आप। तो ट्राई करना, मैं भी डिस्कशन नहीं करा रहा हूँ, मैंने ये इसलिए करवाए 15-20 क्वेश्चन, ताकि आपको जो थ्योरी लिखाई है वही पूछा जा रहा है। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो आपको मेथड लगवा रहा है, मेरा बताने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप इसको जाके बैठ के सोल्व करो, उससे पता चल जाएगा। उसमें क्या क्या बोल रखे हैं? हम्म हम्म क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? 41वें में? यूलर नहीं है क्या?
देख लो तो इसमें कौन सा दे रखा है। तो नहीं लिखवाया क्या मतलब, अब लिख लो इसमें। तो इसमें कोई समझाऊंगा क्या मैं, इसमें नाम अब लिख लो। डी दिया है क्या? हाँ तो बस वो तीनों हैं इसका मतलब संबंधित है, वो याद कर लो। तो नहीं लिखा है क्या मतलब, अब लिख लो, इसमें क्या करना है इतना। बल वैज्ञानिक समझाया नहीं सर आपने। हाँ तो याद हो जाए तो देख लो अब आप लोग। अरे परिवहन समस्या से संबंधित ये तीनों हैं, आज से पता चल गया, इनको लिख लेना जाके। नहीं हाँ, तो सर को ये सोच लेना कि सर वाली कोचिंग वाला नहीं था। हाँ हाँ, तो आया तो मैंने थोड़ा लिखा है। अरे तो ये वैज्ञानिक है बेटा, मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन है। और अपने ऑफिस में फोटो लगी हुई है, फिर आप देखते क्या हो। हाँ इसमें भी लगा रखी है मैंने।